नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 791 विश्व पत्थर। हुआयुन महल के भीतरी कक्ष में ये यून 8 लोगों के बैठने की क्षमता वाली एक पुराने जमाने की चीनी चौकोर मेज पर बैठे थे। वे अंतरस्थानिक घेरे में रखी वस्तुओं को देख रहे थे। टोकन के सामने वाले हिस्से पर फायर क्लाउड अर्थ फायर टोकन शब्द खुदे हुए थे और पीछे की तरफ प्राचीन 12 एम्पायरियन हेवन लिपि में लुओ शब्द लिखा हुआ था। वहां साधारण कपड़ों का एक सेट था, एक वर्दी जिसे लुओ कबीले के अर्थ फायर हॉल के सभी शिष्य पहनते थे। इन वस्तुओं में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन एक गोल पत्थर ने ये उनका ध्यान आकर्षित किया। ये पत्थर क्रिस्टलीय था और इससे एक विचित्र ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हो रहा था। इसे हाथ में पकड़ने मात्र से ही उसकी नसों में स्पंदन होने जैसा महसूस हो रहा था। विश्व पत्थर। ये यून इस पत्थर के बारे में जानता था। हेवन मार्शल सिटी में भाई बहन आहनियू और आह यू ने इसे बेचने की उम्मीद में एक विश्व पत्थर ली फायर सैक्ट को दिया था। ली फायर सैक्ट ने उन्हें लगभग धोखा दे दिया था, इससे पहले कि यून ने उनसे विश्व पत्थर खरीद लिया, जिसके परिणामस्वरूप ली फायर सैक्ट के साथ विवाद हुआ। विश्व पत्थर एक अयस्क था जिसका निर्माण ब्रह्मांड की शुरुआत में या किसी दुनिया के निर्माण के दौरान हुआ था। शुरुआत में ब्रह्मांड अव्यवस्था की अवस्था में था और सार रूप में अव्यवस्था ही ऊर्जा थी। जैसे जैसे ऊर्जा यिन और यांग में परिवर्तित हुई, इसने आकाश और पृथ्वी को भी अलग कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हवा, बारिश, गरज और बिजली उत्पन्न हुई और अंततः सभी जीवित प्राणियों का जन्म हुआ। हालांकि सभी अराजक ऊर्जा यिन और यांग या 5 तत्वों में परिवर्तित नहीं हो सकती थी। कुछ ऊर्जा आपस में संघनित होकर अराजक पत्थरों का निर्माण करती थी। कैस्टोन अनमोल खजाने थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनमें ब्रह्मांड की शुरुआत दर्ज थी। उत्पत्ति की ऊर्जा के प्रक्षेप पथों ने इन्हें सबसे गहन नियमों को समाहित करने वाला बना दिया था। अराजकता ऊर्जा से भी कमजोर थी विश्व ऊर्जा। ये अराजकता ऊर्जा से मिश्रित होकर बनी थी, इसलिए उत्पत्ति से भिन्न होने के बावजूद भी इनका महत्व था। विश्व ऊर्जा का विकास होकर 12 दिव्य स्वर्ग बने जो अंततः 3000 लोकों में परिणत हुए। इसी प्रकार विश्व की सारी ऊर्जा किसी भी जगत की हर वस्तु में परिवर्तित नहीं हो सकती। कुछ ऊर्जा ऐसी भी होगी जो अंततः विश्व पत्थरों में संघनित हो जाएगी। विश्व पत्थरों का मूल्य अराजकता पत्थरों की तुलना में काफी कम था, लेकिन फिर भी उन्हें साधना के लिए एक बहुमूल्य खजाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। विशाल ब्रह्मांड में 12 दिव्य स्वर्गों का निर्माण हुआ, जिनमें अनेक संसार थे। प्रत्येक संसार के जन्म के साथ ही विश्व पत्थर पीछे छूट जाते थे और अब भी अनंत ब्रह्मांड में नए संसार विकसित हो रहे हैं या उभर रहे हैं। इसी प्रकार पुरानी दुनियाएं रह रही थी या नष्ट हो रही थी, जो अनंत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही थी। इसलिए विश्व पत्थरों का उत्पादन अनंत कहा जा सकता है। 12 परमपिता लोकों में विश्व पत्थर बहुमूल्य खनन संसाधन थे जिन पर प्रमुख गुटों के बीच लड़ाई होती थी। खनन किए गए पत्थरों का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जा सकता था, जिससे अमूल्य खजाने खरीदे जा सकते थे। उदाहरण के लिए लुओ कबीले की शाही राजधानी के वीरान स्वर्ग के उस्तादों द्वारा परिष्कृत मूल्यवान अवशेषों को अंततः विश्व पत्थरों के बदले नीलाम कर दिया जाता था। फायर क्लाउड स्टेट ने प्रत्येक शिष्य को वेतन के रूप में एक वर्ल्ड स्टोन प्रदान किया। लुओ वंश के नियमों के अनुसार प्रत्येक अर्थ फायर हॉल को प्रति वर्ष एक वर्ल्ड स्टोन दिया जाता था। यह विश्व पत्थर तियान युआन लोक में प्राप्त किए गए पत्थर से कहीं बेहतर गुणवत्ता का है। उस समय तियान युआन लोक में विश्व पत्थर अत्यंत दुर्लभ खजाने थे। अधिकांश लोग इसे पहचान भी नहीं पाते थे। यहाँ तक कि ली अग्नि संप्रदाय की दुकान का दुकानदार भी इसे पहचान नहीं पाया था। हालांकि 12 पृथ्वी अग्नि हॉल में विश्व पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे जैसे विशाल जगत समय के लंबे प्रवाह से गुजरते हैं, वे जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरते हैं। प्रत्येक नए जगत के जन्म के परिणामस्वरूप विश्व पत्थरों का निर्माण होता है। यह एक विशाल खनिज भंडार बन जाता है जिसका खनन किया जा सकता है। इनकी संख्या कम नहीं होती, इसलिए पृथ्वी अग्नि हॉल के प्रत्येक शिष्य को प्रति वर्ष एक विश्व पत्थर दिया जा सकता है। पृथ्वी अग्नि हॉल के 1000 शिष्यों के साथ इसका मतलब था एक वर्ष में 1000 विश्व पत्थरों का उपभोग। स्वर्ग अग्नि हॉल के शिष्यों और विभिन्न वरिष्ठों को मिलाकर एक वर्ष में उपभोग किए जाने वाले विश्व पत्थरों की संख्या कम से कम 10,000 होगी। इतनी बड़ी संख्या में विश्व पत्थर लुओ वंश के एक राज्य अग्नि बादल राज्य के सामान्य परिचालन खर्चों का मात्र हिस्सा थे। यदि यह निम्न स्तर पर होता तो ये कल्पना से परे होता। जहां तक विश्व पत्थरों की बात है, वह लुओ कबीले द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों का केवल एक हिस्सा था। ऐसे संसाधनों और परिस्थितियों के साथ साथ सैकड़ों गुना बेहतर विरासत के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 12 दिव्य स्वर्गों में उत्पन्न शक्तिशाली व्यक्तित्व निचले लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। ये सोचकर ये यून ने विश्व पत्थर को एक तरफ रख दिया। उसने उस पुस्तिका को पढ़ना शुरू किया जिसमें पृथ्वी अग्नि हॉल के नियमों और पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्य होने के लाभों का वर्णन था। उन सुविधाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज थी पृथ्वी की अग्नि की आत्मा। दरअसल पृथ्वी अग्नि हॉल को यह नाम दिए जाने का कारण हॉल के भीतर विद्यमान पृथ्वी अग्नि की आत्मा से बहुत हद तक जुड़ा हुआ था। पृथ्वी अग्नि की आत्मा वास्तव में एक पृथ्वी अग्नि आत्मा थी। यह अग्नि आत्मा करोड़ों वर्षों से विद्यमान थी और पृथ्वी अग्नि हॉल के मुख्य पर्वत में चुपचाप प्रज्वलित थी। पृथ्वी की अग्नि की आत्मा। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी अग्नि की आत्मा वर्ष में 2 महीने सबसे तीव्र रूप से प्रज्वलित होती थी। जब भी ऐसा होता था, पृथ्वी अग्नि हॉल के अनेक शिष्य इस अग्नि का उपयोग अपने शरीर, नाड़ियों को परिष्कृत करने और अग्नि तत्वीय नियमों की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए करते थे। फे जाति नियमों की समझ में स्वाभाविक रूप से मनुष्यों से हीन थी, लेकिन कुलीन वंश के कुछ शक्तिशाली फेओं में विशेष नियमों के प्रति स्वाभाविक लगाव था।
और लुओ वंश का वंश अग्नि तत्व से संबंधित नियमों से जुड़ा हुआ था। अब पृथ्वी अग्नि की आत्मा के अपने चरम पर पहुंचने में अभी कुछ दिन शेष थे, इसलिए यी यून ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने विश्व पत्थर को अपने कब्जे में लिया और उसे अपने सामने रखकर उसमें ऊर्जा अवशोषित करने लगा। विश्व पत्थर में सबसे शुद्ध विश्व ऊर्जा समाहित थी, इसलिए यी यून के शरीर में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल के साथ इसने उसे सामान्य योद्धाओं की तुलना में कई गुना अधिक गति से विश्व ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता प्रदान की। ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं यी यून द्वारा अवशोषित की गईं, जिससे धीरे धीरे यी यून की युवान नींव का विस्तार हुआ और साथ ही दाव बीज और उसमें रोपित दिव्य वृक्ष का पोषण हुआ। एक अज्ञात समय बीत गया और विश्व पत्थर में समाहित सारी ऊर्जा यी यून द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर ली गई। ऊर्जा का एक अंश भी व्यर्थ नहीं गया। ऊर्जा ने यी यून के शरीर को पोषण दिया और अब उसकी नसों में प्रवाहित हो रही थी। युवा मास्टर, दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, जिससे यी यून ने अपनी आंखें खोल दी। हालांकि वह साधना में लीन था, फिर भी उसने अपनी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा बाहरी दुनिया पर नजर रखने के लिए अलग कर लिया था। जैसे ही उसकी चेतना दरवाजे के बाहर प्रक्षेपित हुई, यी यून ने नश्वर रक्त क्षेत्र के एक व्यक्ति की आभा को महसूस किया। अंदर आओ, यी यून ने कहा। दरवाजा खुलते ही हरे रंग के कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की अंदर आए। देखने में वह बिल्कुल एक इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी नस्ल का एकमात्र संकेत उसकी पीठ पर मौजूद रोएंदार पूंछ थी जो इधर उधर हिल रही थी। यी यून की याददाश्त बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे इस लड़की की कुछ झलक थी। उसका नाम हु एर था, जो उसकी नौकरानियों में से एक थी। युवक स्वामी, पृथ्वी अग्नि हॉल की पृथ्वी अग्नि आत्मा की सबसे तीव्र अग्नि अवस्था में केवल 10 दिन शेष है। स्वामी की इच्छा के अनुसार हु एर आपको सूचित करने के लिए यहाँ है। हु एर की आवाज मधुर और कोमल थी। हालांकि वह अभी युवा थी, लेकिन लोमड़ी जाति का स्वाभाविक आकर्षण अभी भी अपरिपक्व अवस्था में था। यदि यह नश्वर संसार होता तो देशों के राजा भी उस पर मोहित हो जाते। वे इस सुंदरता के लिए अपना देश भी त्याग देते। ये लड़की अभी लोमड़ी की बच्ची थी, लेकिन यदि उसमें पर्याप्त शक्ति होती तो शक्तिशाली योद्धा भी उसके सामने निष्फल हो जाते। हालांकि इस तरह के आकर्षण का यी यून पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे समझ आ गया। यी यून द्वारा विश्व पत्थर को आत्मसात करने से पहले उसने इन सेवकों को पृथ्वी अग्नि की आत्मा से संबंधित मामलों पर ध्यान देने के लिए अपनी आवाज भेजी थी। अध्याय 792 अग्नि आत्मा महल। यी यून को पृथ्वी अग्नि की आत्मा में बहुत रुचि थी। इससे पहले निचले लोक के पतित तारा द्वार में उसने एक शुद्ध यांग आत्मा को अवशोषित किया था। उस समय एक घायल स्वर्ण कौवा उस शुद्ध यांग आत्मा को खा रहा था। यी यून ने स्वर्ण कौवा को मार गिराया और अंत में बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके शुद्ध यांग आत्मा को अवशोषित कर लिया। यी यून के शुद्ध यांग शरीर का उस शुद्ध यांग आत्मा से गहरा संबंध था। अग्नि बादल अवस्था में पृथ्वी अग्नि की इस आत्मा ने यी यून की जिज्ञासा जगा दी। वह पृथ्वी अग्नि की आत्मा और शुद्ध यांग आत्मा के बीच अंतर जानना चाहता था। मैं अब जा रहा हूँ। यी यून खड़ा हो गया। विश्व पत्थर की ऊर्जा पूरी तरह से समाहित हो जाने के कारण यी यून का दाव वृक्ष भी और लंबा हो गया था। उस पर पत्तियां भी पहले से कहीं अधिक घनी हो गई थीं। युवान ओपनिंग क्षेत्र के अंतिम चरणों से ही वह पूर्णता के करीब पहुंच रहा था। हुए नाम की लड़की ने अपने नए गुरु को आश्चर्य से देखा। वह उनसे कुल मिलाकर 2 बार मिली थी। पहली बार जब उसने उन्हें देखा तो वह बेहद शक्तिशाली और तेजधार वाले ब्लेड की तरह थे। अब कुछ सप्ताह बाद उनके गुरु और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उनके द्वारा उत्सर्जित आभा समुद्र की गहराई के समान थी, जो उन्हें अत्यंत अद्भुत बना रही थी। अर्थ फायर हॉल मुख्य पर्वत की चोटी पर स्थित था, इसलिए दूर से देखने पर कोहरे से ढकी वह भव्य इमारत हवा में खड़ी प्रतीत होती थी। अर्थ फायर हॉल का क्षेत्रफल यी यून के हुआ यून पैलेस से सैकड़ों गुना बड़ा था और इसी तरह यह नश्वर दुनिया के किसी शहर से कई गुना बड़ा था। 10,000 परियों का स्वर्ग वाकई अद्भुत जगहों से भरा हुआ है। यी यून आह भरे बिना नहीं रह सका। 10,000 परियों के स्वर्ग में पहली बार आने पर केवल अग्नि बादल अवस्था ने ही यी यून के ज्ञान का दायरा बढ़ा दिया था। तब तक हुए ने यी यून के लिए एक वाहन तैयार कर लिया था। यी यून के पृथ्वी अग्नि हॉल में आने के बाद उसे एक अग्नि तत्व वाला पक्षी सवारी के रूप में दिया गया। यह एक इन्फर्नो गोल्ड कोंडोर था, जिसके पंख पूरी तरह से सुनहरे रंग के थे। उसके नुकीले पंजे 2 जलती हुई लेप्टो जैसे प्रतीत होते थे। खड़े होने पर उसकी ऊंचाई लगभग एक व्यक्ति के बराबर थी और पंख फैलाने पर उसका फैलाव लगभग 10 फीट चौड़ा था। ये इन्फर्नो गोल्ड कोंडोर फायर क्लाउड स्टेट में आमतौर पर देखा जाने वाला पक्षी था, लेकिन ये उनके लिए यह अपेक्षाकृत नया था। जैसे ही उसने इन्फर्नो गोल्ड कोंडोर पर कदम रखा, वह महल दर महल ऊपर से गुजरते हुए सीधे बादलों में उड़ गया। दूर से यी यून ने अर्थ फायर हॉल के मुख्य हॉल को देखा। कुछ ही देर में एक तेज चीख के साथ इन्फर्नो गोल्ड कोंडोर एक चौड़े चौक में उतरा। ये चौक ज्वाला के प्रतीकों से खुदी टाइलों से ढका हुआ था। इन्फर्नो गोल्ड कोंडोर, जो अपने पंजों के एक ही वार से बड़े बड़े पत्थरों को चूर चूर कर सकता था, उस चौक पर जोर से उतरा, लेकिन उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। यी यून के इन्फर्नो गोल्ड कोंडोर से कूदने के बाद उसने एक लंबी चीख निकाली और ऊपर उड़ गया। पलक झपकते ही वह बादलों में गायब हो गया। ये पृथ्वी अग्नि कक्ष है। यी यून ने अपने सामने स्थित महल की ओर देखा। वह चौकोर हिस्सा ही बेहद विशाल था। ऐसा लग रहा था मानो उसके किनारे उमड़ते बादलों से जुड़े हों। चौक लोगों से भरा हुआ था। बीच बीच में पक्षी अपने स्वामियों के साथ आकर बैठते थे। यी यून ने पहले मिली पुस्तिका से जाना था कि पृथ्वी अग्नि की आत्मा के अलावा पृथ्वी अग्नि हॉल में कई मार्शल आर्ट की नियमावली भी रखी हुई थी। पृथ्वी अग्नि हॉल में शस्त्रागार और औषधि भंडार भी थे। पृथ्वी अग्नि हॉल में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर पाना पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्यों के लिए एक बड़ा लाभ था। इससे यह भी पता चलता था कि 10,000 परियों के स्वर्ग में स्थित योद्धाओं के पास कितने विशाल संसाधन थे। इसके अलावा ये सुविधा केवल अर्थ फायर हॉल के शिष्यों तक ही सीमित थी। यदि ये लुओ वंश के राजपरिवार की बात होती तो यह अज्ञात था कि उन्हें कितने उच्च स्तरीय संसाधन प्राप्त होते।
ये यून पृथ्वी अग्नि हॉल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। वह लगभग 2 महीने से मुख्य पर्वत पर था, लेकिन पृथ्वी अग्नि हॉल में वह पहली बार आया था। आगे बढ़ते हुए उसने जगह का जायजा लिया और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। आने से पहले हु इर ने ये यून को बताया कि पृथ्वी अग्नि की आत्मा पृथ्वी अग्नि हॉल के मध्य में स्थित है, इसलिए ये यून ने ध्यानपूर्वक पृथ्वी अग्नि हॉल के केंद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। सामने खड़े उस छोटे भाई, कृपया थोड़ा रुकिए, क्या मैं जान सकता हूं कि आप छोटे भाई ये यून हैं? अचानक आई चीख सुनकर ये यून तुरंत अपने कदमों पर रुक गया। उसने उधर देखा तो उसे 2 अपरिचित चेहरे दिखाई दिए जिन्होंने उसे पुकारा था। पुरुष और स्त्री की जोड़ी देखने में ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। पुरुष 30 वर्ष से कम आयु का था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों में वह हट्टा कट्टा दिख रहा था। लड़की लगभग 16-17 वर्ष की लग रही थी। उसने गुलाबी रंग का छोटा गाउन पहना था और पैरों में सफेद बूट थे। उसके बाल जुड़े में बंधे थे और उसकी नम आंखें झपक रही थीं। वह छोटी और प्यारी लग रही थी। हालांकि ये यून अर्थ फायर हॉल में आते ही एकांतवास में चले गए थे, इसलिए वे दोनों को नहीं जानते थे। मास्टर ब्लैक बैम्बू ने हमें बताया कि हमारा एक नया छोटा भाई है। हमने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं। लड़की की आवाज बहुत मधुर और कानों को सुहाने वाली थी, मानो 100 चिड़ियों की मधुर चहचहाट हो। उसने अपनी झिझक को छिपाए बिना जिज्ञासा भरी नजरों से ये यून को देखा। उसके जैसी लड़की भोली और पवित्र थी, इसलिए उसमें शर्म जैसी कोई भावना नहीं थी। हम भी मास्टर ब्लैक बैम्बू के नामात्र के शिष्य हैं। मेरा नाम मानदाव है और उसका नाम यून कियावा है, उस व्यक्ति ने कहा। ओह, तो ये सीनियर ब्रदर मानदाव और सीनियर सिस्टर यून है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये यून ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। खुद को सीनियर सिस्टर कहे जाने पर यून कियाओ एर तुरंत उत्साहित हो उठी। चूंकि वह छोटी थी और पद में जूनियर थी, इसलिए बाद में शिक्षा प्राप्त करने वाली किसी के द्वारा अचानक सीनियर सिस्टर कहकर पुकारा जाना उसके लिए एक नया अनुभव था। उसका छोटा सा चेहरा तुरंत खुशी से लाल हो गया। देखते ही देखते उसे ये उनसे लगाव हो गया। तुम्हारे हाव भाव से लगता है कि तुम भी अग्नि आत्मा महल की ओर जा रहे हो। तुम वहां कितनी बार जा चुके हो? यून कियाओ ने पूछा। जिस स्थान पर पृथ्वी की अग्नि की आत्मा को संग्रहित किया जाता था उसे अग्नि आत्मा महल के नाम से जाना जाता था। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, ये यून ने कहा। अरे, आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं? हम तो यहाँ 3 बार आ चुके हैं, यून कियाओ एर ने उत्साह से कहा। यह पृथ्वी अग्नि की आत्मा साल में केवल 2 महीने ही अपने चरम पर जलती है। हमें इस समय का लाभ उठाकर अग्नि से ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, अपने शरीर को परिष्कृत करना चाहिए और नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ एक बार आना कैसे पर्याप्त हो सकता है? ये यून ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं इससे पहले व्यस्त थी, लेकिन अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। कितना अफसोस की बात है। यून कियाओ को अभी भी ये यून के लिए बुरा लग रहा था। मानदाओ ने बगल में खड़े होकर कहा, ठीक है छोटे भाई ही की अपनी कुछ चिंताएं हैं। छोटे भाई ये, चूंकि आप पहली बार यहाँ आए हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं। पृथ्वी अग्नि हॉल बहुत विशाल है, इसलिए इसमें खो जाना आसान है। यह अच्छी बात है। ये यून ने कोई आपत्ति नहीं जताई। दोनों में से मानदाओ कम बोलने वाला व्यक्ति था, जबकि यून कियाओ एर लगातार बोलती रहती थी। उससे ये यून ने 10,000 परिस्वर्ग और पृथ्वी अग्नि कक्ष से संबंधित कई बातें सीखी। दोनों को ये यून में दिलचस्पी इसलिए हुई क्योंकि वे इस बात से हैरान थे कि निचले स्तर से आने के बाद ये यून इतनी जल्दी पृथ्वी अग्नि हॉल का शिष्य कैसे बन गया। ये बात यून कियाओ एर की एक गलती से भी सामने आई। 10,000 परियों के स्वर्ग के लोगों की यह धारणा थी कि निचले लोगों के लोग बर्बर थे, इसलिए यदि कोई बर्बर व्यक्ति ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता था तो ये प्रभावशाली था। ये यून सुनते हुए लगातार मुस्कुरा रहा था। वह अभी पृथ्वी अग्नि हॉल में आया था, इसलिए वह इस जगह और यहाँ के लोगों से अपरिचित था। इसीलिए दोनों का उसे सब कुछ समझाना काफी दिलचस्प था। पृथ्वी अग्नि की आत्मा अत्यंत रहस्यमय है। कहा जाता है कि जिस संसार में अग्नि बादल अवस्था निवास करती है, उसके जन्म के समय धरती ने स्वाभाविक रूप से अग्नि की पहली लौ उत्पन्न की थी। यह अग्नि तत्व के सबसे अराजक नियमों की अभिव्यक्ति थी। हालांकि इसकी गहराई को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपको इसे स्वयं देखना होगा छोटे भाई, यून कियाओ एर ने ये कहते हुए एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। सामने अग्नि आत्मा महल है। ये यून ने आगे देखा तो उसे एक भव्य द्वार दिखाई दिया। उस पर एक पट्टिका लगी थी जिस पर अग्नि आत्मा महल शब्द खुदे हुए थे। ये 3 शब्द मानो जलती हुई लेप्टो की तरह थे। बस एक नजर डालने से ही आंखें जलने लगती थीं। लुओ तियानजुन, इस चिन्ह से संकेत मिलता था कि ये तीनों शब्द लुओ तियानजुन द्वारा उत्कीर्ण किए गए थे। उनके द्वारा लिखे गए इन तीनों शब्दों में गहन नियमशास्त्रीय और युआनची का उतार चढ़ाव समाहित था। साथ ही इससे दृष्टि हटाना भी कठिन हो जाता था। लुओ तियानजुन, मुझे आश्चर्य है कि लुओ वंश में वह कौन है? उद्धरण चिन्ह। ये यून ने मन ही मन बुदबुदाया और मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। छोड़े गए मात्र 3 शब्दों में ही एक गहरा सिद्धांत समाहित था। ये व्यक्ति लुओ तियानजुन सचमुच भयानक था। वहां पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें और जब आपको पहचान पत्र मिल जाए तो आप अंदर जा सकते हैं। यून कियाओ एर ने दरवाजे के पास लेटे एक विशालकाय स्पिरिट मास्टिफ की ओर इशारा करते हुए कहा। स्पिरिट मास्टिफ चांदी जैसे घने बालों से ढका हुआ था और बहुत विशालकाय था। वह वहां बेसुध पड़ा था, इसलिए अगर यून कियाओ एर ने उसकी ओर इशारा न किया होता तो ये उनको यह एहसास ही न होता कि वह एक जीवित प्राणी है। स्पिरिट मास्टिफ के सामने आने से पहले ही कुछ लोग पंजीकरण कराने में लगे हुए थे। सामने खड़ा व्यक्ति दिव्य रेशमी वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसके कंधों पर एक चिकना सफेद फर का लबादा था जिससे वह बेहद तेजस्वी दिख रहा था। वह दिव्य मास्टिफ के सामने आया और विनम्रतापूर्वक बोला, महोदय मुआओ, मैं लिंग शियाओ महल से यांग जिशान हूं और पंजीकरण कराने आया हूं। यांग जिशान के पीछे कुछ लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन सभी का हाव भाव शालीन था, मानो वे नश्वर जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
इन लोगों को देखते ही बातूनी युन कियाओ एकदम चुप हो गई। मान दाओ ने भी अपनी चाल धीमी कर दी और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। पंजीकरण से पहले दोनों जानबूझकर कुछ दूरी पर खड़े दिखाई दिए, मानो वे यांग ज़िशान और उनके साथियों के पंजीकरण पूरा होने का इंतजार कर रहे हों। ये युन को यह महसूस हुआ कि युन कियाओ, एरो और मान दाओ यांग ज़िशान से डरे हुए लग रहे थे। इस समय यांग ज़िशान ने धीरे से अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और मान दाओ और युन कियाओ, एर को देखकर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो देखने में मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी। उसने कहा, क्या यह मान दाओ है? कैसा है? क्या तुम मेरे साथ जुए की लड़ाई में लगी चोटों से उबर गए हो? इतनी जल्दी तुम अग्नि संग्रह के लिए स्पिरिट फायर पैलेस आ गए हो? यांग ज़िशान ने मान दाओ को कोई सम्मान नहीं दिया। यांग ज़िशान की बातें सुनकर मान दाओ का चेहरा पीला पड़ गया। बड़े भाई मान दाओ, उसकी चालों में मत फंसो। अगर तुम गुस्से में आकर उससे जुए में लड़ोगे तो भी हार जाओगे। युन कियाओ, एर ने जल्दी से मान दाओ को खींचा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। युन कियाओ, एर द्वारा मान दाओ को खींचते हुए देखकर यांग ज़िशान ने तुरंत एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसी क्षण उसने युन कियाओ, एर के बगल में खड़े युन पर अपनी नजर डाली। उसने उत्सुकता से पूछा, हम पहली बार मिल रहे हैं, आप कौन हैं? पृथ्वी अग्नि हॉल में 1000 शिष्य थे, लेकिन एक योद्धा की स्मृति के कारण वे स्वाभाविक रूप से सभी को पहचान लेते थे। इसलिए ये युन में एक नया चेहरा देखना बहुत ही आश्चर्यजनक था। छोटे भाई ये, आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। युन कियाओ ने जल्दी से ये युन से कहा। ओह, इसका मतलब है कि आप भी परी काले बांस के शिष्य हैं। यांग ज़िशान ने ये युन को गौर से देखा और कहा, मैं एल्डरहेवन स्कॉर्पियो का शिष्य हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। हालांकि यांग ज़िशान की आवाज में विनम्रता झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आक्रामकता की झलक थी। ये युन ने हल्के से अपनी मुट्ठियां भींची और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। छोटे भाई ये, एल्डरहेवन स्कॉर्पियो के हमारे गुरु के साथ अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए आपको यांग ज़िशान से सावधान रहना चाहिए। वह लंबे समय से पृथ्वी अग्नि हॉल में है। उसकी साधना का स्तर स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है और वह हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसी क्षण मान दाओ की युआनची की ध्वनि ये युन के कानों में गूंजी। अध्याय 793, लुओ वोई की खबर। ओह, स्वर्गारोहण क्षेत्र के अंतिम चरण। ये युन की आंखों में एक अजीब सी चमक कौन थी। स्वर्गारोहण के अंतिम चरण में मौजूद व्यक्ति उससे कहीं अधिक उन्नत स्तर का था। यदि ये तियान युआन जगत होता तो उससे एक पुनर्तः उच्च स्तर का प्रतिद्वंद्वी उसके लिए कुछ भी नहीं होता। उदाहरण के लिए संध्याकाल के सम्राट ये युन अपने अवतार या दानव देवता की कठपुतली का उपयोग किए बिना ही उसे आसानी से मार सकते थे। लेकिन 10,000 परियों के स्वर्ग में अगर वह अपने से एक पूरा स्तर ऊपर स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के अंतिम चरणों में मौजूद किसी व्यक्ति से लड़ता है तो परिणाम क्या होगा? ये युन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह घमंड दिखाने वालों में से नहीं था। 10,000 जादुई शक्तियों वाले स्वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों की ताकत उसके लिए अभी भी अज्ञात थी। बिना किसी खोजबीन के इसे जानना असंभव था। इस समय तक यांग ज़िशान अग्नि आत्मा महल में प्रवेश कर चुका था और अब ये युन और उसके साथियों की पंजीकरण कराने की बारी थी। यांग ज़िशान को जाते देख मान दाओ ने सीधे साधे अंदाज में कहा, जूनियर ब्रदर ली, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपके सामने खुद को मूर्ख साबित कर दिया। यांग ज़िशान के साथ दांव पर लगी लड़ाई हारना स्वाभाविक रूप से शर्मनाक था। जाहिर है इसका कारण मान दाओ की साधना का स्तर यांग ज़िशान से कम होना था। मान दाओ स्वभाव से ही उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। पहले जब उसका यांग ज़िशान से विवाद हुआ था तो वह उत्तेजित हो गया था और अपना आपा खोकर उसने एक शर्त लगा दी थी जिसकी कीमत उसे 3 विश्व पत्थरों के रूप में चुकानी पड़ी। इस वजह से मान दाओ को लंबे समय तक अपने दिल में दर्द महसूस होता रहा। युद्ध में जीत और हार दोनों ही आम बात है। एक बार हारना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वरिष्ठ भाई मान दाओ, आपने बताया था कि हमारे गुरु परी ब्लैक बैम्बू और एल्डरहेवन स्कॉर्पियो एक दूसरे के विरोधी हैं। जी हाँ, मान दाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। हमारी गुरु की आयु केवल कुछ हजार वर्ष है। पिछले 100 वर्षों में वे पृथ्वी अग्नि हॉल की वरिष्ठ सदस्य बनी, जिससे उन्हें पृथ्वी अग्नि हॉल की परीक्षाओं का संचालन करने का अधिकार मिला। हमारी गुरु की परीक्षाएं सख्त और कठिन होती हैं, इसलिए उनसे निकलने वाले शिष्य स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। बस दिक्कत यह है कि उन्होंने शिष्यों को प्रशिक्षण देना शुरू किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए शिष्यों की संख्या तो कम है ही, साथ ही उन्हें साधना करने का समय भी कम मिला है। इसलिए पृथ्वी अग्नि हॉल में हम काफी कमजोर हैं। दरअसल ये सब गुटबाजी से जुड़ा हुआ है। उद्धरण चिन्ह गुटबाजी। ये युन आश्चर्यचकित रह गई। जी हाँ, दरअसल इसका हम जैसे मामूली लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध लुओ वंश के शाही परिवार के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष से है। शायद आपको पता न हो, लेकिन पिछले 100 वर्षों में लुओ वंश ने एक भीषण युद्ध लड़ा था। युद्ध का मोर्चा राजमहल तक पहुंच गया था और लुओ वंश लगभग विलुप्त हो गया था। हालांकि लुओ वंश ने अंततः युद्ध जीत लिया, लेकिन लुओ सम्राट को युद्ध में गंभीर चोटें आईं, इसलिए उत्तराधिकार की योजना बनाई जा रही है। राजवंश के लिए नामित कुछ ही शाही संतानों को युद्ध के दौरान सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था, लेकिन युद्ध समाप्त होने के करीब उन्हें वापस बुला लिया गया। सिंहासन के 2 सबसे योग्य उत्तराधिकारी प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट और प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट हैं। इन दोनों ने अपने अपने गुट स्थापित कर लिए हैं। हमारे स्वामी राजकुमार पिंगनान के अधीन हैं और राजकुमार पिंगनान राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के करीबी सहयोगी हैं।
और चूंकि एल्डर हेवन स्कॉर्पियो राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट के अधीन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके बीच मतभेद है। लुओ साम्राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए शाही वंशजों के बीच सत्ता संघर्ष। ये सुनकर ये यून आश्चर्यचकित रह गया और उसने पूछा, वरिष्ठ भाई मानदाओ, आपने उल्लेख किया था कि उत्तराधिकार के लिए नामित शाही संतानों को युद्ध के दौरान निकाला गया था। युद्ध के दौरान कितने लोगों को निकाला गया था? वे कितनों को निकाल सकते थे? सिर्फ 2, मानदाओ ने बेझिझक जवाब दिया। पीछे हटने का रास्ता चुनना आसान नहीं है। इसके अलावा वंश को जारी रखने के लिए उत्तराधिकारियों को निकालना ही उचित है। लेकिन अगर पूरे शाही परिवार को निकालना पड़े तो वे लुओ कबीले की सेना पर युद्ध जारी रखने के लिए कैसे भरोसा कर सकते हैं? मानदाओ ने जो कहा वह बहुत तर्कसंगत था। आमतौर पर मानव जगत में किसी राजवंश के पतन के दौरान केवल राजकुमारों को ही वफादार प्रजा की सुरक्षा में सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता था। कई सम्राट शाही राजधानी में ही रहकर शहीद हो जाते थे। यदि सम्राट पूरे शाही परिवार के साथ भाग जाए तो वे अपने अधीनस्थों से उनके लिए लड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो क्या प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट लुओ हुआर हो सकती है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परी ब्लैक बैम्बू ने कहा था कि राजमहल एक गहरे पानी के कुंड के समान है। राजमहल में प्रवेश करने के बाद वह तूफान में बह जाएगा और उसकी साधना के स्तर को देखते हुए उसके लिए डूब जाना आसान था। तो इसका संबंध राजगद्दी को लेकर चल रहे सत्ता संघर्ष से था। लुओ वंश का सिंहासन अत्यंत प्रतिष्ठित था। इसका अर्थ था एक सच्चा अधिपति होना और 10,000 परियों के स्वर्ग के अधिपति होना। यह निचले लोगों से बिल्कुल अतुलनीय था। 10,000 परियों के स्वर्ग को नजरअंदाज करते हुए भी तियानयुआन जगत में किसी पारिवारिक वंश के लिए भी सत्ता का उत्तराधिकार आमतौर पर खूनी और तूफानी परीक्षाओं से होकर गुजरता था। लुओ वंश का सिंहासन तो और भी अधिक ऐसा ही था। निम्न स्तर के शिष्यों के रूप में उन्हें उनके गुरुओं की निष्ठा के अनुसार स्वतः ही एक गुट में शामिल कर दिया जाता था। यह उन सांसारिक देशों के समान था जहां परीक्षा देने वाला उम्मीदवार स्वतः ही परीक्षक का शिष्य बन जाता था। तो राजगद्दी को लेकर चल रहे संघर्ष की वर्तमान स्थिति क्या है? किसका पलड़ा भारी है? ये यून ने आवाज संचार के माध्यम से पूछा। वह जानना चाहता था कि इस सत्ता संघर्ष के दौरान लुओ हुआई किस स्थिति का सामना कर रही थी। मानदाओ हंसते हुए बोला, मुझे भी कुछ नहीं पता। यह शाही संतान का मामला है जिसमें दखल देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। बेहतर होगा कि हम अग्नि आत्मा महल में प्रवेश करें। ये यून ने यह देखकर हार मान ली कि उसे अब कोई नई जानकारी नहीं मिल पा रही है। यह महज एक संयोग था। 10,000 परियों के स्वर्ग में आने के बाद उसने परी काले बांस की परीक्षा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका लुओ हुआर से एक बार फिर संबंध जुड़ गया था। हालांकि लुओ हुआर अब लुओ वंश के राजगद्दी की उत्तराधिकारी थी, जबकि वह पृथ्वी अग्नि हॉल में एक नया शिष्य था। उनमें से एक लुओ वंश की राजधानी में था, जबकि दूसरा पृथ्वी अग्नि हॉल के अग्नि आत्मा महल में था। उनके बीच की दूरी बहुत अधिक थी। भगवान मु आओ, यून कियाओ ने घुटने टेकते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। ये यून ने अपनी निगाहें स्पिरिट मास्टिफ की ओर घुमाई और जिज्ञासा से भर गया। ये स्पिरिट मास्टिफ किसी जीवित प्राणी जैसा नहीं लग रहा था। उसके शरीर से सांस लेने का कोई आभास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके लंबे चांदी जैसे बल और विशाल शरीर को देखकर लोगों के मन में भय का भाव उत्पन्न हो जाता था। यांग जिशान और यून कियाओ एर दोनों ने इस स्पिरिट मास्टिफ को भगवान कहकर संबोधित किया था, लेकिन यह अज्ञात था कि यह स्पिरिट मास्टिफ एक निर्जन जानवर था या फिर जाति का कोई सदस्य। यून कियाओ के वाक्य समाप्त होते ही ये यून को अपने शरीर में एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। मानो वह सम्मोहन में था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने स्पिरिट मास्टिफ को अपनी आंखें खोलते देखा हो, जिनमें पुतलियां दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे अनंत काल से गुजरी हो और मानो उसे ही देख रही हो। हालांकि ध्यान से देखने पर पता चला कि स्पिरिट मास्टिफ अभी भी स्थिर था। उसकी पलकें भी नहीं हिल रही थी, आंखें खोलना तो दूर की बात थी। जब वह समाधि की अवस्था से बाहर आया तो ये ठंडक का एहसास भी गायब हो गया, लेकिन ये उनको अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर से उसे घूर रहा है। वह इस भेदक दृष्टि को केवल स्पष्ट रूप से ही महसूस कर सका, लेकिन वह ये भी महसूस कर सकता था कि वह दृष्टि उसे देख रही है। ठीक है, पंजीकरण हो गया, चलिए अंदर चलते हैं। यून कियाओ और उसके साथी स्पष्ट रूप से ये यून जैसी ही भावनाओं का अनुभव कर रहे थे। हालांकि वे यहाँ 3 बार आ चुके थे, इसलिए उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। यून कियाओ और आग जलाने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वह उत्साह से उनके आगे चल पड़ी। छोटे भाई ये यून, आपको सावधान रहना होगा। यून कियाओ की मधुर चहचहाती आवाज सामने से आई। जब तक ये यून अग्नि आत्मा महल के द्वार से गुजरा तब तक वह समझ चुका था कि यून कियाओ एर ने उसे सावधान रहने की चेतावनी क्यों दी थी। बाहर से देखने पर अग्नि आत्मा महल किसी अन्य महल से अलग नहीं दिखता था, लेकिन अंदर जाते ही वहां एक सीढ़ी थी जो आंखों की पहुंच से कहीं अधिक गहराई तक जाती थी। सीढ़ी के दोनों ओर सेम के आकार की 2 ज्वालाएं थी जो अंधकार की सबसे गहरी गहराइयों तक फैली हुई थी। यून कियाओ की आकृति पलक झपकते ही सामने से गुजरी और फिर वह तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। पृथ्वी अग्नि की आत्मा मुख्य शिखर की तल पर स्थित है, मानदाओ ने बगल में खड़े होकर कहा। अध्याय 794 खदान में लगी आग। सीढ़ी से नीचे उतरते समय ये यून को अब भी किसी की निगाहों का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने इसे अनसुना कर दिया। सीढ़ी के दोनों ओर फैली पहाड़ी चट्टानों को देखते हुए उसने पाया कि उनका रंग गहरा लाल था, मानो सदियों से आग की लिपटों में तपकर लाल हो गया हो। उनकी बनावट कांच जैसी थी और छूने पर वे गर्म महसूस हो रही थी। इसके अलावा पर्वत की चट्टान पर कई प्राचीन रहस्यमयी प्रतीक खुदे हुए थे। ये प्रतीक पर्वत की चट्टान की तरह ही उसके आरंभिक अस्तित्व से ही मौजूद प्रतीत होते थे। इसे छूने मात्र से ही सदियों पुराने आदिम आभा का अनुभव होता था। यदि पर्याप्त समय होता तो केवल इन प्रतीकों पर चिंतन करने से ही लाभ प्राप्त हो सकते थे। ये सरनी संरचनाएं हैं, यून कियाओ एर ने कहा, जो उनका इंतजार करने के लिए अपनी गति धीमी कर चुकी थी। उसने रास्ते में ये यून को रूनिक प्रतीकों को सहलाते हुए देखा था।
क्या इनका उपयोग पृथ्वी अग्नि की आत्मा को दबाने के लिए किया जाता है, या ये ऊर्जा एकत्र करने वाली संरचनाएं हैं? जब ये युन ने सुना कि ये संरचनाएं हैं तो उसके मन में केवल दो ही संभावनाएं आईं। अग्नि आत्मा महल में उत्कीर्ण संरचनाएं संभवतः या तो स्वर्ग पृथ्वी युआनची को एकत्रित करने के लिए या अग्नि तत्वीय ऊर्जा को सीमित करने के लिए उपयोग की जाती थी ताकि ऊर्जा का क्षय न हो। युन कियाओ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? ये युन को थोड़ी जिज्ञासा हुई। हमें भी नहीं पता, बहुत समय बीत चुका है, इसलिए हो सकता है कि यह किसी बात को छुपा रहा हो, युन कियाओ ने कहा। ये युन ने अंधेरे में नीचे देखा। उस गहरी खाई के तल में आखिर क्या छिपा हुआ था? ये कल्पना से परे था कि अनादिकाल से क्या छिपाकर रखा गया होगा या इसे किसने छिपाकर रखा होगा। साधारण योद्धाओं के लिए इस सीढ़ी से नीचे उतरना ही बेहद कठिन था, लेकिन युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धाओं के लिए ये सीढ़ी कुछ भी नहीं थी। जब वे सीढ़ी के अंत तक पहुंचे तो अचानक उनके सामने का नजारा खुल गया। यह एक विशाल हॉल था और छत तल से कुछ 100 फीट दूर थी, और हॉल में एक लावा का तालाब था। लावा का तालाब अत्यंत चौड़ा था। सतह पर धधकती लावा उबल रही थी और कभी कभी हवा में ऊंची ऊंची उछल रही थी। लावा के तालाब से कुछ दूरी पर भी एक तीव्र तापप्रपात उनका पीछा कर रहा था। जिन योद्धाओं में आवश्यक साधना स्तर नहीं था वे यहाँ खड़े खड़े ही झुलस कर राख हो जाते। यहाँ तक कि युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धाओं के लिए भी जहरीली लेप्टो से जहर का शिकार होने की संभावना थी यदि वे यहाँ बहुत अधिक समय बिताते। युन कियाओ, एर और मान दाओ ने अभी अभी पवित्र अग्नि से अपने शरीर को मजबूत बनाने और अग्नि तत्व के नियमों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऊर्जा निकालना शुरू किया था, इसलिए विषैली अग्नि के प्रति उनकी सहनशीलता अधिक नहीं मानी जाती थी। वहां बस एक पल खड़े रहने से ही युन कियाओ, एर का चेहरा लाल हो गया। मान दाओ के माथे पर पसीने की एक पतली परत जम गई थी। छोटे भाई यी युन, यहाँ की विषैली आग से बचने के लिए आपको लगातार अपनी युआनची ऊर्जा का संचार करना होगा, जिससे बहुत ऊर्जा खर्च होती है। आमतौर पर लोग यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और उन्हें जाना पड़ता है। आप पहली बार यहाँ आए हैं, इसलिए शायद आपको इसकी आदत न हो। चलिए जल्दी करें। और युन कियाओ के बोलते ही उसने यी युन को गहरी सांस लेते सुना। उसने अपना सिर घुमाया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि यी युन न केवल जहरीली आग का सामना कर रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। ये युन का शरीर शुरू से ही शुद्ध यांग था। शुद्ध यांग को तारों में विद्यमान ज्वाला कहा जा सकता है। यह अग्नि तत्व के नियमों से एक उच्च स्तर का तत्व है। 10,000 परी ऊर्जा से भरपूर स्वर्ग में केवल एक शुद्ध यांग शरीर का कोई महत्व नहीं था, लेकिन ये उनके पास बैंगनी क्रिस्टल था। बैंगनी क्रिस्टल विषैली अग्नि को स्वाभाविक रूप से अवशोषित कर लेता था, जिससे विषैली गैसें शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती थी जो ये उनके शरीर में प्रवाहित होती थी। और एक तरह से यहाँ खड़े रहने से असुविधा महसूस करने के बजाय ये उन वास्तव में मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस कर रहा था। मैं शुद्ध यांग नियमों का पालन करता हूँ, ये युन ने अपनी त्रुटि सहलाते हुए समझाया जब उसने देखा कि युन कियाओ और मान दाओ उसकी ओर देख रहे हैं। जब युन कियाओ, एर और मान दाओ ने ये सुना तो वे और भी हैरान हो गए। यदि शुद्ध यांग नियम आसानी से विषैली अग्नि को नष्ट कर सकते हैं तो वे किस प्रकार के शुद्ध यांग नियम थे? क्या ये युन किसी जंगली जैसे निम्न लोक से नहीं था? हालांकि वे असमंजस में थे, फिर भी उन्होंने ये युन से सीधे तौर पर यह नहीं पूछा कि वह किस चीज का अभ्यास कर रहा है। आखिरकार इसमें उसके अपने रहस्य शामिल थे। छोटे भाई यी युन जो सामने है वे पृथ्वी अग्नि के देवता हैं और उन्हें असाधारण ही कहा जा सकता है। यहाँ के लावा से उत्पन्न विषैली अग्नि पृथ्वी अग्नि के देवता की शक्ति के 10-20% के भी सामने कुछ नहीं है। मान दाओ की निगाहों का पीछा करते हुए ये युन ने लावा के तालाब के बीचों बीच खिले सफेद फूल को देखा। बेशक वह फूल नहीं बल्कि नाचती हुई ज्वाला थी। लावा में एक सफेद लौ जल रही थी जो पृथ्वी की अग्नि की आत्मा के अलावा और कोई नहीं थी। पृथ्वी अग्नि की आत्मा निम्न लोक में यी युन द्वारा अवशोषित की गई शुद्ध यांग आत्मा से 1000 गुना या 10,000 गुना भी अधिक शुद्ध थी। हालांकि यह केवल आग की एक लपट थी, लेकिन इसमें निहित ऊर्जा तियान युआन दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इस धरती की उत्पत्ति से ही पृथ्वी की अग्नि की आत्मा विद्यमान है। जब तक ये धरती नष्ट नहीं हो जाती तब तक ये कभी बुझेगी नहीं। मान दाओ ने आगे कहा, पृथ्वी अग्नि की आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के अग्नि तत्वीय नियमों और उनके अंतर संबंध का एक रूप थी। पृथ्वी अग्नि की आत्मा का अस्तित्व अत्यंत विशिष्ट था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये युन विषैली अग्नि से भयभीत न होकर मान दाओ और युन कियाओ, एर को आश्चर्यचकित कर दिया। उनसे पहले पहुंचे यांग जिशान और उनके साथियों ने आग लगाने के लिए पहले ही एक कोने पर कब्जा कर लिया था। यांग जिशान ने अपने दोनों हाथों से एक मुद्रा बनाए और फिर अपनी युआन ची का उपयोग करते हुए उसने पृथ्वी अग्नि की आत्मा से सेम के आकार की एक अग्नि चिंगारी को अलग किया और फिर उसे अपने सामने ले आया। यह देखा जा सकता था कि आग की यह छोटी सी चिंगारी उसके सामने ऊष्मा तरंगें उत्पन्न कर रही थी। यदि उसने युआनची का उपयोग करके ऊष्मा तरंग को अलग न किया होता तो उस पर लिपटा फर का लबादा निश्चित रूप से जलकर राख हो गया होता। यांग जिशान ने गंभीर भाव से आग की चिंगारी को देखा। उसने युआनची का उपयोग करके सावधानीपूर्वक आग की चिंगारी को घेर लिया और फिर अपना मुंह खोला। युआनची से घिरी हुई अग्नि की चिंगारी तुरंत उसके मुंह में चली गई। इसके बाद यांग जिशान तुरंत ध्यान करने बैठ गया। उसके सिर के ऊपर से भारी मात्रा में गर्म भाप निकली। जैसे ही उसने अपनी आंखें कसकर बंद की, यांग जिशान के शरीर में तीव्र युआनची का प्रवाह हुआ। स्पष्ट रूप से वह अग्नि की चिंगारी को आत्मसात कर रहा था और उससे अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहा था। यांग जिशान शक्तिशाली तो था ही, साथ ही वह अपनी साधना में भी समर्पित था। यद्यपि उसने यी युन और उसके साथियों को आते हुए देख लिया था, फिर भी उसने उनकी ओर आंखें मिलाकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं की। यांग जिशान को सफलतापूर्वक अग्नि का खनन करते देख मान दाओ ने अप्रिय स्वर में कहा, चलो हम भी शुरू करते हैं। छोटे भाई यी, देखो हम इसे कैसे करते हैं।
इसे हल्के में मत लेना। पृथ्वी अग्नि की आत्मा अत्यंत खतरनाक है। ये यून और दोनों ने अपनी अपनी जगह ले ली। पृथ्वी अग्नि हॉल के दर्जनों शिष्य लावा तालाब के चारों ओर खड़े होकर आग की खुदाई कर रहे थे। ये यून ने उन्हें देखते हुए महसूस किया कि वे जो आग की चिंगारियां निकाल रहे थे वे और भी छोटी थीं। उन्हें अवशोषित करने के बाद वे आमतौर पर दर्द से कराह उठते थे। तुलनात्मक रूप से यांग ज़िशान कहीं अधिक सहज था। हालांकि मान दाओ यांग ज़िशान से नाराज था, लेकिन उसने पृथ्वी अग्नि की आत्मा से जो चिंगारी निकाली वह तिल के दाने जितनी ही छोटी थी, और इसे प्राप्त करने मात्र से ही उसका माथा पसीने से भीग गया। धीरे धीरे उसने उस चिंगारी को अपने सामने खींच लिया। भीषण गर्मी की लहर को वह मुश्किल से ही सहन कर पा रहा था। युन कियाओ एर भी जमीन पर बैठ गई और उसने अग्नि खनन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अपने आसपास का जायजा लेने के बाद उसने अपने अवलोकन से महसूस किया कि खनन में आग बुझाना वास्तव में बहुत मुश्किल था। पृथ्वी अग्नि की आत्मा से एक अंश को अलग करने के लिए युआंची का उपयोग करना आवश्यक था। यदि बहुत अधिक अंश अलग हो जाता तो योद्धा उसे नियंत्रित नहीं कर पाता, जिससे अग्नि की चिंगारी फट सकती थी। विषैली अग्नि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था, जिसके परिणामस्वरूप असुविधा से लेकर गंभीर चोट तक हो सकती थी। इसलिए सभी योद्धा आग खोदते समय अत्यंत सावधानी बरतते थे। यहाँ तक कि यांग ज़िशान भी ज्यादा खुदाई करने की हिम्मत नहीं करता था। युन कियाओ एर और मान दाओ ने तो और भी कम मात्रा में खुदाई की। अध्याय 795 अग्नि आत्मा रूपांतरण। अग्नि तत्व के सफल खनन में किसी व्यक्ति का साधना स्तर और शक्ति महत्वपूर्ण कारक थे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण कारक अग्नि तत्वीय नियमों की व्यक्ति की समझ थी। अग्नि तत्व के नियमों की जितनी गहरी समझ होती है, अग्नि का दोहन करना उतना ही आसान हो जाता है, और आग को निकालना जितना आसान होता उतनी ही अधिक अग्नि तत्वीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती थी। इससे अग्नि तत्वीय नियमों के प्रति व्यक्ति की समझ गहरी और अधिक व्यापक हो जाती, साथ ही उसकी साधना का स्तर भी लगातार मजबूत होता जाता। इसलिए पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्यों द्वारा पृथ्वी अग्नि की आत्मा का अग्निशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। बलवान और बलवान बनेंगे, जबकि दुर्बल और दुर्बल हो जाएंगे। दरअसल यहाँ न केवल अर्थ फायर हॉल के शिष्य आते थे, बल्कि हेवन फायर हॉल के शिष्य भी कभी कभी आग की खोज के लिए यहाँ आते थे। इस समय अग्नि तत्व का अध्ययन कर रहे सभी शिष्यों में यांग ज़िशान ही वह था जिसे अग्नि तत्व के नियमों की सबसे गहरी समझ थी। उसके द्वारा उत्पन्न अग्नि की चिंगारी सबसे बड़ी थी और उपस्थित सभी लोगों में वह उसे सबसे तेजी से आत्मसात करने वाला भी था। आग की वह छोटी सी चिंगारी उसके डेंटियन में समा गई थी और लगभग पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित हो गई थी। इसी क्षण यांग ज़िशान ने अचानक अपनी आंखें खोली और मान दाओ और युन कियाओ एर की ओर देखा। मान दाओ अपनी अग्नि खनन प्रक्रिया के एक नाजुक चरण में था, इसलिए वह अत्यधिक पसीना बहा रहा था और बड़ी मेहनत से लगा हुआ था। हालांकि वह बड़ी मुश्किल से ही टिका रह सका। मैन दाओ ने पृथ्वी की अग्नि को लगातार परिष्कृत किया, उसमें से अव्यवस्थित ऊर्जाओं को दूर किया ताकि इसे आसानी से अवशोषित किया जा सके। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मान दाओ लगभग 15 मिनट में अपनी अग्नि खनन परियोजना में सफल हो जाएगा। मान दाओ के बगल में युन कियाओ एर की गति थोड़ी धीमी थी। वैसे भी युन कियाओ एर का साधना स्तर मान दाओ से कम था, इसलिए उसके लिए यह एक संघर्ष था और वह बड़ी मुश्किल से ही खुद को संभाल पा रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मान दाओ और युन कियाओ एर को मुश्किल से टिके हुए देखकर यांग ज़िशान के होठों के कोनों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। इस समय यांग ज़िशान के बगल में खड़े पृथ्वी अग्नि हॉल के कुछ शिष्यों ने भी अपनी अग्नि साधना पूरी कर ली थी। वे काफी समय से पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्य थे, इसलिए भले ही उन्हें यांग ज़िशान का चमचा माना जाता था, लेकिन शक्ति के मामले में वे मान दाओ से बहुत कमजोर नहीं थे। पृथ्वी अग्नि हॉल में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं होता। वरिष्ठ भाई ज़िशान, आपने क्यों रोक दिया? वरिष्ठ भाई ज़िशान की शक्ति के साथ 8 या 10 गुना और खनन करना कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, यांग ज़िशान के साथ रहने वाले अर्थ फायर हॉल के एक शिष्य ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। आग उगलने की क्षमता किसी व्यक्ति की ताकत का सटीक प्रतिबिंब होती है। मान दाओ की ताकत के हिसाब से वह ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार ही आग उगल सकता था, जबकि युन कियाओ एर इससे भी कम बार ऐसा कर पाती थी। 2 या 3 बार ही उसकी सीमा थी। यांग ज़िशान के लिए 7 या 8 बार खनन करना वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। हाँ, मैं आपके देखने के लिए खनन जारी रखूंगा। वैसे मुझे पिछले कुछ दिनों में एक नई तकनीक सीखने का मौका मिला है। मैंने अग्नि तत्व के नियमों में थोड़ा सुधार किया है, तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ठीक है, कृपया मेरे ज्ञान का दायरा बढ़ाएं, अर्थ फायर हॉल के शिष्यों ने एक साथ कहा। उनमें से कई एल्डर हेवन स्कॉर्पियो के शिष्य थे, जो अर्थ फायर हॉल में उनके लंबे कार्यकाल का परिणाम था। यांग ज़िशान मुस्कुराया और अचानक मान दाओ की ओर देखा। मान दाओ के सामने जल रही छोटी सी चिंगारी पर निशाना साधते हुए उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम सबको अपनी नई तकनीक दिखाऊंगा। आओ, आग लगाओ। यांग ज़िशान ने मान दाओ के सामने जलती हुई चिंगारी की ओर हवा में हाथ बढ़ाया। मान दाओ के सामने मौजूद टिमटिमाती आग की चिंगारी यांग ज़िशान द्वारा टेलीकाइनेटिक शक्ति से उसे पकड़ने के बाद अचानक तीव्र रूप से कांपने लगी। आग की चिंगारी अनियंत्रित हो गई, मानो किसी बल द्वारा तीव्र रूप से आकर्षित हो रही हो। वह यांग ज़िशान की ओर उड़ने लगी। क्या? पृथ्वी अग्नि को बड़ी लगन से परिष्कृत कर रहे मान दाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनके माथे पर सेम के आकार की पसीने की बूंदें थीं। उन्होंने देखा कि जिस पृथ्वी अग्नि को वे लगभग पूरा कर चुके थे, उसे यांग ज़िशान छीनकर ले जा रहा है। यांग ज़िशान, आप? मान दाओ क्रोधित निगाहों से घूर रहा था। एक अग्नि चिंगारी को बनाने में बहुत अधिक युआंची ऊर्जा खर्च होती है। फिर भी जैसे ही वह लगभग पूरी होने वाली थी, यांग ज़िशान ने उसे छीन लिया। तो मान दाओ का क्रोधित न होना भला कैसे संभव था? वह अग्नि आत्मा महल की एक यात्रा में केवल 3 या 4 बार ही ऊर्जा का दोहन कर पाता था, क्योंकि हर यात्रा के अंत तक उसकी सारी युआंची समाप्त हो जाती थी।
अब एक बार ऊर्जा दोहन के लिए आवश्यक युआनची खर्च करने के बाद यांग जिशान ने अग्नि की चिंगारी छीन ली थी। यह उसके एक अवसर को बर्बाद करने के बराबर था, तो भला वह इसे कैसे चुपचाप सहन कर सकता था। लेकिन जिस क्षण उसका क्रोध भड़क उठा उसी क्षण मान दाओ चौंक भी गया। जिस पृथ्वी अग्नि को वह लगभग परिष्कृत कर चुका था वह मानो उसके द्वारा अंकित चिन्ह के समान थी। इससे यांग जिशान की तुलना में उसके लिए अग्नि की चिंगारी को नियंत्रित करना कहीं अधिक आसान हो जाता, लेकिन फिर भी यांग जिशान ने उसे छीन लिया था। इसका अर्थ यह था कि पृथ्वी की अग्नि पर यांग जिशान का नियंत्रण उससे कहीं अधिक था। मेरी धरती की अग्नि छीनने की कोशिश कर रहे हो, सपने देखते रहो। मान दाओ बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, इसलिए वह ऐसे कृत्यों को सहन नहीं कर सका। उसने उस पृथ्वी अग्नि को पकड़ लिया जो अभी दूर तक नहीं फैली थी। वह मान दाओ के करीब ही स्थित थी और चूंकि उसने पहले ही उसे परिष्कृत कर लिया था, इसलिए सिद्धांत रूप में उसे आसानी से वापस लाना चाहिए था। हालांकि इसी क्षण यांग जिशान की हथेली से लाल धुंध की एक परत निकली। ये लुढ़कते हुए लाल धुएं की तरह थी जिसने आग की चिंगारी को घेर लिया और मान दाओ की नियमित शक्ति को पृथ्वी की अग्नि से अलग कर दिया। इसके बाद मान दाओ के हाथों में मौजूद पृथ्वी अग्नि में मानो बुद्धि आ गई। वह स्वतः ही यांग जिशान की ओर उड़ने लगी, मानो उसमें स्वयं की चेतना हो और वह निर्णय लेना जानती हो। अग्नि आत्मा रूपांतरण। यांग जिशान से कुछ ही दूरी पर खड़े अर्थ फायर हॉल के एक शिष्य की आंखें इस दृश्य को देखकर चमक उठी। आग जलाने के लिए खुदाई जारी रखने की योजना बना रहे कई शिष्य इस समय संघर्ष देखने के लिए रुक गए। अग्नि आत्मा रूपांतरण का उद्देश्य ज्वालाओं को थोड़ी आध्यात्मिकता प्रदान करना था, जिससे अग्नि में जीवन का आभास हो सके। यह अग्नि तत्व का एक अत्यंत कठिन नियम था। ऐसा प्रतीत होता है कि यांग जिशान द्वारा अग्नि तत्व के नियमों में अपने मामूली सुधार का उल्लेख अग्नि आत्मा रूपांतरण की ओर ही था। यह कोई मामूली सुधार नहीं था, बल्कि आग पर नियंत्रण के क्षेत्र में यह एक गुणात्मक छलांग थी। एक बार जब ज्वाला में कुछ आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है तो चाहे हमले के लिए ज्वाला को नियंत्रित करना हो या ज्वाला का हेरफेर करना हो, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं रह जाता। अग्नि आत्मा रूपांतरण। उस कमीने यांग जिशान के पास वाकई कमाल की कला थी। मान दाओ ने अपने दांत भींच लिए। अग्नि पर नियंत्रण की यह विधि उससे कहीं अधिक उन्नत थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि यांग जिशान ने उसकी अग्नि छीनने का साहस किया। अपनी लगभग पूरी तरह से परिष्कृत की हुई ज्वाला के छिन जाने से मान दाओ को बहुत दुख हुआ, पर वह क्या कर सकता था। अग्नि आत्मा महल में पृथ्वी अग्नि का शोधन योग्यता पर आधारित था। दूसरों की ज्वाला छीनना नियमों के विरुद्ध नहीं था, और अगर ऐसा आपके साथ होता तो आप केवल अपनी कमजोरी को ही दोष दे सकते थे। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी जानबूझकर दूसरों की शक्ति नहीं छीनता। यह ऐसा काम था जिससे स्वयं को कोई लाभ नहीं होता था, लेकिन यांग जिशान और मान दाओ के बीच मतभेद थे, या सटीक कहें तो एल्डर हेवन स्कॉर्पियो और फेरी ब्लैक बैम्बू के बीच मतभेद थे। गुटों के बीच का ये संघर्ष बड़ों से शिष्यों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। हाँ, मान दाओ, आज मुझसे मिलना तुम्हारी बदकिस्मती है। आग की एक भी चिंगारी निकालने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझसे जुए की लड़ाई लड़ो। मान दाओ के साथ ज्वाला पर नियंत्रण पाने की होड़ में यांग जिशान बोलने के बहाने अपना ध्यान भटकाने में कामयाब रहा। वहीं मान दाओ बुरी तरह घबराया हुआ था, जिससे तुरंत स्पष्ट हो गया कि पलड़ा किसका भारी है। इस समय यांग जिशान ने अचानक यून कियाओ एर की ओर देखा। उसके सामने की पृथ्वी अग्नि लगभग 60-70% समाप्त हो चुकी थी और वह बड़ी मुश्किल से ही इसे जारी रख पा रही थी। यांग जिशान मुस्कुराया और चिल्लाया, आग आओ। उसने अपने दूसरे हाथ से हवा में झपट्टा मारा, जिससे यून कियाओ एर के सामने मौजूद पृथ्वी अग्नि को यांग जिशान ने तुरंत छीन लिया। दूसरी पृथ्वी अग्नि भी यांग जिशान की ओर तैरने लगी। अध्याय 796 आग आओ। यून कियाओ एर ने अपनी काली आंखें चौड़ी करते हुए कहा। वह असहाय होकर देखती रही कि जिस पृथ्वी अग्नि को उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था उस पर से उसका नियंत्रण छिन रहा था। वह पहले ही यांग जिशान की ओर उड़ रही थी। मेरी पृथ्वी की अग्नि। यून कियाओ एर घबरा गई और उसने पृथ्वी की अग्नि को वापस बुलाने के प्रयास में अपनी युआनची को तेजी से प्रसारित किया, लेकिन वह मान दाओ से बहुत कमजोर थी, तो वह यांग जिशान से कैसे मुकाबला कर सकती थी। तुम यून कियाओ एर लगभग रोने ही वाली थी। वह यून से कुछ ही दिन पहले अर्थ फायर हॉल में शामिल हुई थी, इसलिए उसने पहले कभी इस तरह के उत्पीड़न का सामना नहीं किया था। अर्थ फायर हॉल के शिष्यों के बीच की कड़ी प्रतिस्पर्धा यून कियाओ एर की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। यांग जिशान, एक युवती को धमकाने के बाद भी क्या तुम खुद को मर्द समझते हो? मान दाओ ने गुस्से में यांग जिशान को कोसते हुए कहा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह न तो अपनी आग पर काबू पा सकता है और न ही यून कियाओ की मदद कर सकता है। यांग जिशान ठहाका लगाते हुए बोला, मान दाओ, तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें क्यों कर रहे हो? योद्धाओं की दुनिया में सिर्फ कमजोर और बलवान होते हैं। मर्द और औरत के बीच कभी कोई लिहाज रहा है क्या? अगर तुम कमजोर हो तो चुप रहो और मार खाओ। ऐसी बातें करना जो सड़क पर गाली गलौज करने वाली औरत से कम नहीं है, सिर्फ लोगों को तुम्हें नीचा दिखाने पर मजबूर करेगा। यांग जिशान के ऐसा कहते ही आसपास के अर्थ फायर हॉल के शिष्य दिल खोलकर हंसने लगे। लुओ कबीले में गुटों के बीच लड़ाई हमेशा से ही तीव्र रही थी। हालांकि लुओ कबीले को स्थिति की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इसे अनदेखा किया और इसे जारी रहने दिया। आखिरकार प्रतिस्पर्धा से ही शक्ति उत्पन्न होती है। मिलने आना। यांग जिशान ने यून कियाओ एर द्वारा परिष्कृत पृथ्वी अग्नि पर स्पर्श किया, जिससे दूसरी पृथ्वी अग्नि भी मानो अपनी स्वतंत्र शक्ति का प्रदर्शन करने लगी। पृथ्वी की अग्नि की दोनों चिंगारियां पहले से ही पूरी तरह से यांग जिशान के नियंत्रण में थीं। उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और आग की चिंगारियों को मिला दिया। आग की चिंगारियां एक छोटी सी लौ में बदल गईं। ये छोटी सी लौ धीरे धीरे यांग जिशान की ओर बढ़ने लगी। ये पूरी तरह से मान दाओ और यून कियाओ एर के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वरिष्ठ भाई मान दाओ, मैं। उद्धरण चिन्ह। यून कियाओ एर की आंखों में आंसू आ गए थे।
इस तरह से अपमानित किए जाने पर वह स्वाभाविक रूप से आहत थी। ये वह ज्वाला थी जिसे उसने बड़ी मेहनत से विकसित किया था। पृथ्वी अग्नि की आत्मा साल में केवल थोड़े समय के लिए ही अपनी चरम शक्ति पर जलती है। इसे न देख पाने से उसकी साधना की प्रगति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैन दाओ गुस्से से इतना चिढ़ गया कि उसके दांत लगभग टूट गए। वह खुद को बेकार समझकर नफरत कर रहा था। उसने हमेशा इस नई आई छोटी बहन को अपनी असली छोटी बहन की तरह माना था। उसने उसकी देखभाल की थी, इस उम्मीद में कि पृथ्वी अग्नि सभागार में उसे कोई तंग न करे, लेकिन अब उसने खुद उसे फंसा दिया था। इस समय छोटी पृथ्वी अग्नि की लौ पहले से ही यांग ज़िशान के हाथों में थी। युन कियाओ एर की ज्वाला छीनने के बाद यांग ज़िशान ने यी युन की ओर देखा। उसने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, मानो कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। ये नवागंतुक छोटा भाई, क्या तुम आग की खुदाई नहीं करोगे? क्यों न एक बार ज्वाला की खुदाई करके देख लो। यांग ज़िशान के उपहास से उसके आसपास मौजूद पृथ्वी अग्नि हॉल के सभी शिष्य खिलखिलाकर हंस पड़े। उसका इरादा स्पष्ट था, आज उसके यहाँ होने के कारण परिकाले बांस के किसी भी शिष्य को अग्नि का खनन नहीं करना था। यदि यी युन अग्नि का खनन करता तो वह स्वाभाविक रूप से उससे छीन ली जाती। अरे नए बच्चे, मेरा वाला, चलो खनन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, औपचारिकताएं मत निभाओ। यांग ज़िशान के छोटे भाई यी युन का मजाक उड़ाते हुए हूटिंग करने लगे। उनके नजरिए से यी युन शायद युन कियाओ एर से भी बदतर था, इसलिए यांग ज़िशान के सामने उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। ये सब देखकर यी युन सिर्फ मुस्कुराया। उसने आग को खोदना शुरू नहीं किया, बल्कि कहा, मैं पहले एक नजर डाल लेता हूँ। कोई जल्दी नहीं है क्या? यी युन को इस तरह के आत्मा उपहासपूर्ण शब्द कहते हुए सुनकर मानो वह खुद को अपमानित कर रहा हो। यांग ज़िशान के सभी छोटे भाई जोर जोर से हंसने लगे। यह नया लड़का वाकई कमाल का था। इन परिस्थितियों में उसका इस तरह के शब्द कहना अकल्पनीय था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई जल्दी नहीं है। मान दाओ का चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। इस तरह बुरी तरह प्रताड़ित होने के बाद वह सचमुच जोश में आकर एक भयंकर युद्ध छेड़ना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि वे तीनों मिलकर भी अकेले यांग ज़िशान का मुकाबला नहीं कर सकते। अग्नि आत्मा रूपांतरण के नियमों को समझने के बाद यांग ज़िशान ने पृथ्वी अग्नि पर अपने नियंत्रण में गुणात्मक छलांग लगाए। उसने घातक इरादे से भरी मान दाओ को देखते हुए अपने होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। लड़ना चाहते हो? मेरे साथ जुए की लड़ाई लड़ सकते हो। मैं तुम्हें एक तरह से रियायत दूंगा। यांग ज़िशान जानता था कि भले ही मान दाओ गुस्सैल और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन पिछली बार उससे जुए में हारने के बाद वह दोबारा उससे शर्त लगाने की मूर्खता नहीं करेगा। आखिरकार दांव छोटा नहीं था जिसे मान दाओ हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जानबूझकर मान दाओ को हाथ में बाधा डालकर उकसाया। ये सुनकर यांग ज़िशान के आसपास मौजूद अर्थ फायर हॉल के शिष्यों ने तुरंत हूटिंग शुरू कर दी। ये घटिया आदमी, अगर सीनियर ब्रदर ज़िशान उसे थोड़ी सी भी मदद दे दें तो भी वह उसे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर मेरी चलती तो अगर उसमें बस इतनी सी हिम्मत होती तो उसे ईमानदारी से घर जाकर किसान बन जाना चाहिए था। अर्थ फायर हॉल के शिष्यों का समूह व्यंग्यपूर्वक उपहास करने लगा। मान दाओ ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, जिससे उनकी मुट्ठियों की नसें फूल गईं। इस समय वह एक धधकते ज्वालामुखी की तरह लग रहे थे। उसे घृणा महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वह इसे सहन कर सकता था। वह अच्छी तरह जानता था कि यांग ज़िशान को अग्नि आत्मा रूपांतरण की जानकारी प्राप्त होने के बाद उसकी शक्ति में बहुत सुधार हुआ था। पिछली निर्णायक लड़ाई में मान दाओ को उनकी ताकत में अंतर का गहरा एहसास हुआ। हाल ही में उसने अपनी ताकत में कोई खास सुधार नहीं किया था, इसलिए अगर उसे सचमुच यांग ज़िशान से लड़ना पड़े तो नुकसान के बावजूद भी उसकी हार निश्चित थी। अगर वह एक और मैच हार गया तो न केवल वह अपनी सारी संपत्ति खो देगा, बल्कि एल्डर हेवन स्कॉर्पियो के शिष्यों द्वारा उसका उपहास भी किया जाएगा। उसकी मूर्खता और अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा आंकने के लिए उसका मजाक उड़ाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। उसे आज मिले अपमान को सहन करना पड़ा। वह क्रोध के आवेश में आकर भविष्य में और अधिक कष्ट नहीं सह सकता था। जब मान दाओ का उपहास उड़ाया जा रहा था और युन कियाओ एर दयनीय दिख रही थी, तब यांग ज़िशान अपने हाथों में पृथ्वी अग्नि को परिष्कृत करने का काम लगभग पूरा कर चुका था। यांग ज़िशान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पसंद करता था। अपने कनिष्ठ भाइयों और शत्रुओं के सामने वह असीम उत्साह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, इसलिए वह अग्नि आत्मा रूपांतरण के नियमों का उपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। यद्यपि इससे उसकी युवांची ऊर्जा कम होती थी, फिर भी इससे उसे पृथ्वी अग्नि को अधिक तेजी से परिष्कृत करने की शक्ति मिलती थी। 1 मिनट से भी कम समय में मान दाओ और युन कियाओ एर की पृथ्वी अग्नि को उसने लगभग 80% तक परिष्कृत कर दिया था। बेशक यांग ज़िशान ने इसे आसानी से नहीं किया। अग्नि आत्मा रूपांतरण शरीर पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है, लेकिन सौभाग्य से जब तक वह इस पृथ्वी अग्नि को परिष्कृत करता रहा, इसके भीतर की ऊर्जा उसकी सहनशक्ति को फिर से भर देती थी, जिससे वह अग्नि की खोज जारी रख पाता था। ये समझते हुए कि सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था और पीछे रहना केवल अपमान को न्योता देना था, मान दाओ ने दांत पीसते हुए कहा, चलो चलते हैं। छोटे भाई यी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें यहाँ आग की खुदाई सिखाने और ये बताने के लिए लाया था कि यह कैसे किया जाता है, लेकिन हम मेरे दुश्मन से मिल गए। मैंने तुम्हें आग की खुदाई करना तो सिखाया ही नहीं, और अब तुम इसे खोद भी नहीं सकते। मान दाओ ने आह भरी। युन कियाओ जैसी लड़की को भी यांग ज़िशान ने नहीं बख्शा, तो ये युन का क्या? परी काले बांस की शिष्या होने के नाते यांग ज़िशान की कड़ी निगरानी में ये युन के लिए आग की खुदाई करने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने ये युन और युन कियाओ एर की रक्षा करने की योजना बनाई थी, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटी उससे वह वास्तव में असफल रहा। हालांकि ये युन ने अपना सिर हिलाया और जाने की इच्छा नहीं जताई। इसके बजाय उन्होंने कहा, वरिष्ठ भाई मान दाओ, यांग ज़िशान की पृथ्वी अग्नि का शोधन लगभग पूरा हो चुका है।
ओह! क्षण भर के सदमे के बाद उसने यांग ज़िशान की ओर देखा। अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए यांग ज़िशान ने अग्नि आत्मा रूपांतरण नियमों का उपयोग करते हुए कड़ी मेहनत की थी, जिससे पृथ्वी अग्नि को परिष्कृत करने की उसकी गति दोगुनी हो गई थी और ये लगभग 90% पूरा हो चुका था। यांग ज़िशान पृथ्वी की अग्नि को अपने पेट में निगलने ही वाला था। मान दाओ को समझ नहीं आ रहा था कि यी यून ने ऐसा लटका हुआ वाक्य क्यों कहा। क्या वह यांग ज़िशान की पृथ्वी अग्नि को परिष्कृत करने का इंतजार कर रहा था? यांग ज़िशान का कर्तव्य देखने के अलावा वे और क्या कर सकते थे? जिस समय मान दाओ यी यून के शब्दों पर विचार कर रहा था, उसी समय यांग ज़िशान ने पृथ्वी अग्नि को परिष्कृत करने का काम पूरा कर लिया था। हंसते हुए उसने अपना मुंह खोला और मानो धरती की आग को निगलने ही वाला था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछने की भी जहमत नहीं उठाई। पृथ्वी की आग पहले से ही तैयार थी। इस क्षण यही उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। वह इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने सीधे उस पृथ्वी अग्नि की ओर देखा जो यांग ज़िशान द्वारा निगली जाने वाली थी। एक विचार के साथ उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ एकीकृत किया और पृथ्वी अग्नि के उस प्रलय को निशाना बनाया। विंग! पृथ्वी की अग्नि अचानक कांप उठी। बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति से आकर्षित होकर वह तुरंत रुक गई। इस समय यांग ज़िशान का मुंह अभी बंद ही हुआ था, लेकिन पृथ्वी की अग्नि के रुकने के कारण उसने केवल खाली हवा ही ली। क्या? यांग ज़िशान हैरान रह गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि पृथ्वी अग्नि के साथ क्या हुआ है। उसके आसपास मौजूद अन्य पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्य भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। यांग ज़िशान के अग्नि को निगलने में असफल होने के पीछे गहरा कारण क्या था? इसी क्षण यी यून ने अपना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी की अग्नि की ओर धीरे से इशारा किया। आग आओ! वाह! एक चीख के साथ यांग ज़िशान के सामने की ज्वाला शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। ये पिंजरे से भागे हुए खरगोश की तरह तेजी से यी यून की ओर उड़ी। यांग ज़िशान ने आंखें फाड़कर देखा। आखिर हो क्या रहा था? अध्याय 797 अपने कर्मों का फल भोगना। पृथ्वी की अग्नि यांग ज़िशान से अविश्वसनीय गति से दूर जा गिरी और वह पल भर में उस पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। घटनाक्रम ने यांग ज़िशान को चौंका दिया। पृथ्वी अग्नि हॉल में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान वह हर साल अग्नि साधना के लिए आत्मा अग्नि हॉल आता था और उसने ऐसा कई बार किया था, लेकिन उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। चाहे वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कितना भी बढ़ा ले, वह पृथ्वी की अग्नि को अपने नियंत्रण से बाहर निकलने से नहीं रोक सका। कुछ सेकंड बाद ही पृथ्वी की अग्नि की लपट धीरे धीरे थम गई और जब पृथ्वी की अग्नि शांत हुई तो इससे यांग ज़िशान का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसने एक युवक को ऐसे वस्त्र पहने देखा जो केवल पृथ्वी अग्नि हॉल के नवनियुक्त शिष्यों द्वारा ही पहने जाते थे। युवक ने अनादरपूर्वक अपनी हथेली फैला रखी थी, जबकि पृथ्वी अग्नि की लपट उसके ठीक ऊपर स्थिर होकर रुक गई थी, पूर्ण शांति में जल रही थी। वरिष्ठ भाई ज़िशान, ये! पृथ्वी अग्नि हॉल के अन्य शिष्य स्तब्ध रह गए। इस क्षण वे समझ गए कि पृथ्वी अग्नि का उड़ जाना स्पष्ट रूप से यांग ज़िशान द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि इसे काले बांस बुट के उस नए शिष्य ने चुरा लिया था। वे यांग ज़िशान के दिखावटी कर्तव्यों पर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पलक झपकते ही, अपने कौशल का प्रदर्शन खत्म करने से पहले ही उसे अपने ही किए का फल भुगतना पड़ेगा। वरिष्ठ भाई ज़िशान से लापरवाही हो गई होगी। पृथ्वी की अग्नि से शुद्धिकरण का कार्य पूरा होने के बाद उन्होंने आराम किया और अपना आध्यात्मिक नियंत्रण कम कर दिया, जिससे उस दुष्ट को फायदा उठाने का मौका मिल गया। अर्थ फायर हॉल में एक अनुभवी सदस्य के रूप में यांग ज़िशान की प्रतिभा पूरे अर्थ फायर हॉल में शीर्ष श्रेणी की थी, अन्यथा वे लोग उसके चमचे बनना नहीं चुनते। यांग ज़िशान असाधारण था और उसने अग्नि आत्मा रूपांतरण के नियम भी समझ लिए थे, लेकिन इससे उनके लिए यह मानना और भी मुश्किल हो गया कि यांग ज़िशान जैसा अनुभवी योद्धा किसी नौसिखिए से हार जाएगा। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति इंसान लग रहा था। तुम्हारा नाम यी यून है? यांग ज़िशान ने हैरानी से देखा। उसने पहले मान दाओ और यून कियाओ एर को यी यून का नाम लेते सुना था और शुरू में उसे लगा था कि यी यून मान दाओ का चमचा है, इसलिए उसने यी यून की ओर सीधे देखा तक नहीं था। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी की अग्नि को अवशोषित करने जैसे आसान काम में वह इतनी बुरी तरह असफल हो जाएगा। ये सच था कि पृथ्वी अग्नि को परिष्कृत करने के बाद उसका आध्यात्मिक नियंत्रण सबसे शिथिल अवस्था में था, लेकिन फिर भी इस बच्चे में अपने हाथों में पहले से मौजूद पृथ्वी अग्नि को छीनने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। जब तुम्हें पहले से ही पता है तो पूछने की क्या जरूरत है? ये यून ने धीरे से अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई और उसकी उंगली के सिरे पर एक छोटी सी लौ सामान्य लौ की तरह चुपचाप जलने लगी। इस समय ये यून के बगल में खड़े मान दाओ और यून कियाओ एर की आंखें फटी रह गईं। पृथ्वी अग्नि हॉल के अन्य शिष्यों की तरह वे भी अविश्वास भरी निगाहों से यी यून की उंगली के सिरे के ऊपर जलती हुई आग की छोटी सी लपट को देख रहे थे। क्या ये सचमुच पृथ्वी की अग्नि की आत्मा से अलग हुई ज्वाला थी? यह इतनी आज्ञाकारी क्यों प्रतीत हो रही थी? इसके अलावा ये स्पष्ट था कि जूनियर ब्रदर यी यून निचले लोक से आया था, तो वह इतने गहन नियमों में कैसे महारत हासिल कर सकता था? हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन यांग ज़िशान के चेहरे के भाव देखकर मान दाओ और यून कियाओ एर का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। यांग ज़िशान ने निश्चित रूप से कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक नया शिष्य उसकी पृथ्वी अग्नि छीन लेगा। मान दाओ जोर से हंस पड़ा। यांग ज़िशान, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि नवनियुक्त कनिष्ठ भाई यी को एक बार अग्नि तत्व का खनन करके देखना चाहिए? यह पहली बार है जब हमारा नवनियुक्त कनिष्ठ भाई यी अग्नि आत्मा महल में आया है और यह पहली बार है जब वह अग्नि तत्व का खनन कर रहा है। मान दाओ बार बार नवभर्ती जूनियर ब्रदर यी दोहराता रहा और जानबूझकर नवभर्ती शब्द पर जोर देता रहा, मानो यांग ज़िशान को प्रतीकात्मक रूप से अपमानित करने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम कमाल नहीं कर रहे थे? लेकिन क्या तुम्हें अंत में एक नए शिष्य ने बुरी तरह हरा नहीं दिया? यून कियाओ भी ऐसी ही थी जो तर्क के पक्ष में होने पर अपने शब्दों को कहने से पीछे नहीं हटती थी।
खुद इतना प्रताड़ित होने के बाद कि वह लगभग रोने लगी थी, वह उपहास करने का मौका कैसे छोड़ सकती थी। जे क्या आप सबने अभी अभी छोटे भाई ई से औपचारिकता न निभाने के लिए नहीं कहा था? अब छोटे भाई ने आपकी इच्छा के अनुसार ही काम किया है और सचमुच औपचारिकता नहीं निभाई। क्या आप सबको खुश नहीं होना चाहिए? वैसे अब आप सबके चेहरे इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या आप बीमार हैं? युन कियाओवा के शब्द कानों को चुभने वाले थे, मानो यांग जिशान को सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रहे हों। यांग जिशान का चेहरा पीला पड़ गया। ठीक है, ये सच है कि नवजात बछड़े बाघों से नहीं डरते, लेकिन जिस क्षण मैंने अपनी पृथ्वी अग्नि को परिष्कृत करना समाप्त किया, उसी क्षण मेरी ज्वाला को छीन लेना, ये तो वाकई एक अद्भुत प्रतिभा है। यांग जिशान ऐसा व्यक्ति था जिसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पसंद था। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते समय अचानक ही युन द्वारा उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना उसे असहनीय लगा। वह एक प्रतिष्ठित परिवार से थे और असाधारण प्रतिभा के धनी थे। पृथ्वी अग्नि हॉल में भी वे आकर्षण का केंद्र थे। उन्हें इन सब बातों में बहुत आनंद आता था, लेकिन अब उन्हें एक ऐसे शिष्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा था जो अभी अभी पृथ्वी अग्नि के संपर्क में आया था। इस समय यांग जिशान को मान दाओ और युन कियाओ की तुलना में 100 गुना अधिक अपमान महसूस हो रहा था। सीनियर ब्रदर जिशान, उसे कुछ अच्छा दिखाओ। इस आदमी ने तुम्हें सिर्फ अचानक चौंका दिया, इसके पास कोई क्षमता नहीं है। यांग जिशान के चमचों ने तुरंत दहाड़ मारी। यांग जिशान का चेहरा गंभीर हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि युन से खिलवाड़ करना आसान नहीं था, लेकिन उसने शेर की पूंछ पकड़ ली थी, इसलिए उसे डटे रहना ही था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाने और अग्नि तत्व के नियमों के अपने सारे ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करने की योजना बनाई। हाँ, यांग जिशान जोर से दहाड़ा, उसके शरीर के सभी जोड़ों से चटकने की आवाजें आने लगी। अचानक उसके चेहरे पर छोटे छोटे शल्क दिखाई देने लगे और उसकी पुतलियां धुरी के आकार की हो गईं। सांप। यांग जिशान के पूर्वज एक अजगर थे जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना दाव प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा उनके पूर्वजों में अग्नि अजगर की वंश परंपरा थी, इसलिए यांग जिशान का अग्नि तत्व के नियमों के साथ स्वाभाविक संबंध था। क्या वो यूं ही रूप बदल रहा है? मान दाव दंग रह गया। यांग जिशान सचमुच पूरी ताकत लगा रहा था। यांग जिशान द्वारा ये युन से पृथ्वी अग्नि छीनने के लिए रूप परिवर्तन करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि युन कितना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। वही ये युन से पृथ्वी अग्नि तभी छीन सका जब उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ऐसा करने से ही ये युन को शांत किया जा सकता था, अन्यथा यह मामला उसके जीवन भर के लिए कलंक बन जाता। यांग जिशान के सीने से एक ऐसी फुफकार सुनाई दी जो बिल्कुल भी मानवीय नहीं थी। उसका शरीर आग की लिपटों में जल रहा था। उसने ये युन की उंगली के ऊपर जल रही लौ पर निशाना साधा और अचानक टैप किया। अग्नि आत्मा रूपांतरण। एक हिंसक और प्रबल युआनची ऊर्जा ये युन की हथेली के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी की अग्नि में समा गई। लौ अनियमित रूप से नाचने लगी, मानो यांग जिशान ने उसे कोई आत्मा दे दी हो। यांग जिशान के आसपास कई शिष्यों की आंखें चमक उठी। यह अभी भी अग्नि आत्मा रूपांतरण था। ज्वाला को कुछ आध्यात्मिकता प्रदान करने से यह स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर झुक जाएगी जिसने इसे आत्मा प्रदान की थी, यांग जिशान। ये युन की बात करें तो चूंकि वह हाल ही में आया एक युवा शिष्य था, तो वह अग्नि तत्व के नियमों को अग्नि आत्मा रूपांतरण जितना गहरा कैसे जान सकता था। आग आओ। यांग जिशान दहाड़ते हुए युन के हाथ में मौजूद आग की लपट को जोर से पकड़ लिया। लौ हिंसक रूप से नाचने लगी, मानो वही युन की पकड़ से उड़कर बाहर निकलने ही वाली हो। ये युन ने नाचती हुई लौ को देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान झलक रही थी। अग्नि आत्मा रूपांतरण जो ज्वाला को आत्मा प्रदान करता है। यदि आप सचमुच ज्वाला को जीवन प्रदान कर सके जिससे ये ज्वाला परी में परिवर्तित हो जाए, तो बैंगनी क्रिस्टल इसके सामने शक्तिहीन हो जाएगा, क्योंकि बैंगनी क्रिस्टल जीवन धारण करने वाली ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि जीवन प्रदान करना एक बुद्धिमान प्राणी की रचना करने के बराबर था, तो यह इतना आसान कैसे हो सकता था? यहाँ तक कि अतुलनीय शक्तिशाली शक्तियों में भी यह क्षमता नहीं थी। केवल ब्रह्मांड ही अपनी अनंत ऊर्जा के साथ करोड़ों वर्षों में जीवन का सृजन कर सकता था। अब ये यांग जिशान द्वारा जबरदस्ती बढ़ाई गई आध्यात्मिकता का मात्र एक अंश था। ये यांग जिशान की इच्छा के समतुल्य था, इसलिए ये युन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बैंगनी क्रिस्टल से आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। बुझाओ। पृथ्वी की अग्नि को थामे हुए युन के हाथ ने अचानक अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बूम। एक विस्फोट के साथ ज्वाला के भीतर समाहित यांग जिशान की चेतना ये युन की पकड़ से नष्ट हो गई। अपनी चेतना के पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर यांग जिशान कराह उठा और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। इस समय ये युन ने अपना हाथ फिर से फैलाया और पृथ्वी की अग्नि की लपटें हमेशा की तरह ये युन की हथेली के ऊपर चुपचाप जलने लगी। यांग जिशान की आंखों में ज्वालाएं नाच रही थी, मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। इससे उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। और यांग जिशान के बगल में पृथ्वी अग्नि हॉल के वे शिष्य जिन्होंने यांग जिशान का उत्साहवर्धन किया था, गर्दन से पकड़े गए मुर्गे की तरह स्तब्ध रह गए थे। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उस पुरुष ने ये कैसे किया? यांग जिशान ने रूपांतरित होकर अग्नि आत्मा रूपांतरण के नियमों का प्रयोग किया था। यह अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। जबकि युन ने किसी भी शक्तिशाली नियम का प्रयोग नहीं किया था, तो उसने यांग जिशान के अग्नि आत्मा रूपांतरण को कैसे नष्ट किया? ये लड़का तो बिल्कुल ही विलक्षण है। पृथ्वी अग्नि हॉल के एक शिष्य ने धीरे से कहा। अनिच्छा के बावजूद उसे सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। ये युन ने अभी अभी पृथ्वी अग्नि हॉल में प्रवेश किया था और अपने पहले अग्नि अनाज अभ्यास में ही इतना शक्तिशाली हो गया था। पृथ्वी अग्नि हॉल के इन सभी शिष्यों ने अपना पहला अग्नि अनाज अभ्यास किया था। उस समय उन्हें बेहद सावधानी बरतनी पड़ी थी और कई बार प्रयास करने पड़े थे। कुछ तो सफल होने से पहले कई बार असफल भी हुए थे। लेकिन ये युन के लिए अब वह न केवल आग की तलाश कर रहा था जैसे कपास चुन रहा हो, बल्कि उसने यांग जिशान से सीधे पृथ्वी की अग्नि की एक लपट भी छीन ली थी। यह अकल्पनीय था। अध्याय 798 अग्नि तत्व नियम।
इस समय यांग जिशान का चेहरा इतना उदास हो गया था कि मानो कोई पानी की बूंद गिर रही हो। रूपांतरित होने और अग्नि आत्मा रूपांतरण का प्रयोग करने से ही उसकी क्षमता की सीमाएं पार हो गई थी। इससे उसकी बहुत सारी युवांची ऊर्जा खर्च हो गई और पृथ्वी की अग्नि से जुड़ी उसकी चेतना और इच्छाशक्ति भी नष्ट हो गई। यांग जिशान को न केवल ऊर्जा की कमी महसूस हुई बल्कि उसके मन में एक हल्का दर्द भी महसूस हुआ। ये यून बेहद शांत दिख रहा था। यांग जिशान ने घृणा से ये यून के हाथ में जलती हुई चिंगारी को देखा और समझ गया कि आज उसने खुद को बहुत शर्मिंदा किया है। अगर वह यही रुका रहा तो उसकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी और उसे मानदाओ और यून कियाओ एर के उपहास को भी सहना पड़ेगा। यांग जिशान ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, हम आज आग लगाकर खनन नहीं करेंगे, चलो चलते हैं। इतना कहकर यांग जिशान ने अपनी आस्तीन झटक दी और चला गया। एल्डर हेवन स्कॉर्पियो के शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या उन्हें आग की खुदाई शुरू करने से पहले ही जाना होगा? हालांकि जैसे ही उन्होंने यून को एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए देखा, जो मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी, उनके दिल उसकी दुष्ट दृष्टि को देखकर कांप उठे। चलो चलते हैं, अगर हम किसी तरह आग जुटाने में कामयाब भी हो गए तो वो उसे छीन लेगा। सीनियर ब्रदर जिशान तो फायर स्पिरिट ट्रांसम्यूटेशन का इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी पृथ्वी की आग की रक्षा नहीं कर सकते, तो कोशिश करना भी बेकार होगा। यह मूर्खतापूर्ण ढंग से इंतजार करना केवल शर्मिंदगी का कारण बनेगा। किसने सोचा था कि यह नया शिष्य इतना शक्तिशाली होगा? हम तो उससे कमतर हैं, अफसोस। उद्धरण चिन्ह। ये शिष्य जाने से पहले सिर हिलाकर आहें भरने लगे। हालांकि वे आज आग जलाने के लिए खनन नहीं कर सके, फिर भी 10 दिन शेष थे और ये यून लगातार यहाँ नहीं रह सकता था। सभी लोग आग जलाने के अपने प्रयासों के परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए कम से कम कुछ दिन बिताएंगे ताकि वे भविष्य में फिर से आ सके। फेरी ब्लैक बैम्बू को अर्थ फायर हॉल की एल्डर बने अभी कुछ ही समय हुआ था, इसलिए उनके अधीन ज्यादा शिष्य नहीं थे। वहीं एल्डर हेवन स्कॉर्पियो सबसे बड़े गुट वाले एल्डर्स में से एक थे और उनके अधीन कई शिष्य थे। 10,000 परियों के स्वर्ग में योद्धाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। सब कुछ शक्ति पर निर्भर था। परी काले बांस की शिष्य संख्या में कम होने के कारण अक्सर हाशिए पर धकेल दिए जाते थे और उन पर अत्याचार किया जाता था। हालांकि मानदाओ काफी समय से पृथ्वी अग्नि हॉल में शामिल था, लेकिन ये पहला दिन था जब वह अपना क्रोध प्रकट कर सका और प्रसन्न हुआ। यांग जिशान और उसके साथियों को जल्दी में जाते देख मानदाओ ने पीछे से जोर से हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी भाग रहे हो? पहले वाली सारी शान शौकत कहाँ गई? यून कियाओ एर भी हंस पड़ी और बोली, मेरे छोटे भाई ये यून के यहाँ होने से बेहतर है कि तुम अग्नि आत्मा महल में न आओ, वरना तुम केवल खुद को मूर्ख साबित करोगे। ये यून ने एल्डर हेवन स्कॉर्पियो के शिष्यों को जाते हुए देखा। यांग जिशान के जाने से पहले उसकी सांप जैसी आंखों ने उसे एक क्रूर नजर से देखा, मानो उसे किसी विषैले सांप ने घूरा हो। ये यून जानता था कि यांग जिशान उससे घोर नफरत करता है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसका लक्ष्य लुओ वंश की राजधानियां थीं। स्वर्ग अग्नि हॉल भी उसका लक्ष्य नहीं था, इसलिए पृथ्वी अग्नि हॉल के शिष्य पर ध्यान देना उसके लिए स्वाभाविक रूप से व्यर्थ था। पलक झपकते ही अग्नि आत्मा महल आधा खाली हो गया। पृथ्वी अग्नि हॉल के बचे हुए शिष्यों के गुरु एल्डर हेवन स्कॉर्पियो नहीं थे, इसलिए यद्यपि वे महल छोड़कर नहीं गए, फिर भी ये उनको देखकर वे कुछ घबराए हुए लग रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यून उनसे उनकी पृथ्वी अग्नि छीन लेगा या नहीं। पृथ्वी अग्नि हॉल में इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी। जिसके पास भी शक्ति होती थी वह स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को धमकाने के लिए करता था। ये यून ने अपनी हथेली में नाचती हुई अग्नि की लपट पर एक नजर डाली। हल्के लाल रंग में थोड़ी सी सफेदी भी झलक रही थी। हालांकि वह युवांची से घिरी हुई थी, फिर भी उसे देखकर वह उस छोटी सी अग्नि की लपट में समाहित अपार ऊर्जा का एहसास कर सकता था। यह अज्ञात था कि यदि वह इतनी शुद्ध अग्नि तत्वीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो क्या होगा। ये यून सहज भाव से लावा के तालाब के किनारे बैठ गया और उबलते हुए लाल लावा और उसकी ओर उमड़ती गर्म गैसों का सामना करने लगा। हालांकि ये गर्म गैसें किसी योद्धा को झुलसाकर मार सकती थीं, फिर भी ये यून उदासीन और शांत दिखाई दिया। उसने अपना मुंह खोला और आग की लपटें तुरंत ही ऐसे प्रकट हुई मानो उनमें जान आ गई हो। वे सीधे ये यून के मुंह में जा घुसी। ये यून को बिना उनकी ओर देखे ही पृथ्वी अग्नि को अवशोषित करते देख पृथ्वी अग्नि हॉल के अन्य चिंतित शिष्यों को आखिरकार राहत मिली। देखने से तो यही लग रहा था कि यून कोई क्रूर तानाशाह नहीं था। वे आग की खुदाई जारी रख सकते थे, लेकिन भले ही ये यून ने उन पर ध्यान नहीं दिया, फिर भी वे चुपचाप लावा तालाब के दूसरे कोने में पीछे हटकर उससे दूरी बना ली। हम आग लगाकर खनन जारी रख सकते हैं, मानदाओ ने यून कियाओ एर से कहा। वे चुपचाप ये यून से अपेक्षाकृत दूर किसी जगह पर बैठ गए ताकि वे उसकी रक्षा कर सकें और साथ ही उसे एक शांत स्थान भी प्रदान कर सकें। बूम! जैसे ही पृथ्वी की अग्नि उसके पेट में समा गई और उसने अपनी आंखें बंद की, ये यून को तुरंत अपने शरीर में प्रचंड गर्मी का विस्फोट महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो उसका दांतियान जलती हुई लिप्टों में भस्म हो गया हो। यदि वह व्यक्ति पहली बार अग्नि तत्व के नियमों के संपर्क में आ रहा था तो पृथ्वी की ऐसी अग्नि ज्वाला को अवशोषित करना स्वयं को भूनने के लिए आग में झोंकने के समान था। इसके अलावा ये भूनना अंगों से शुरू होता था, इसलिए ये स्पष्ट था कि यह कितना असहनीय दर्दनाक होगा। यह एक नई दुनिया के जन्म के समय उत्पन्न हुई ज्वाला थी। इसमें सृष्टि की प्रारंभिक इच्छा का अंश समाहित था और इसी इच्छा ने पृथ्वी की अग्नि को इतना प्रचंड बना दिया। जब योद्धा पृथ्वी की अग्नि को ग्रहण करते थे तो उन्हें न केवल इसकी ऊर्जा से जलन का अनुभव होता था, बल्कि उनके मन पर भी पृथ्वी की इच्छा का प्रभाव पड़ता था। इस कष्ट की अवस्था में एकाग्र और शांत रहना आवश्यक था। शरीर को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी अग्नि का मार्गदर्शन करना और इच्छाशक्ति के इस अंश तथा अग्नि तत्व के नियमों पर ध्यान लगाना आवश्यक था। पृथ्वी अग्नि को आत्मसात करना अग्नि अन्वेषण से कहीं अधिक कठिन था। ये यून की बात करें तो उसके पास न केवल शुद्ध यांग शरीर था, बल्कि बैंगनी क्रिस्टल भी था। जब उसके शरीर में ये गर्मी फूट पड़ी तो उसे बेहद आराम महसूस हुआ।
पृथ्वी की अग्नि की ऊष्मा उसके दांतियन से उग्र रूप से निकली और उसके शरीर के हर कोने में फैल गई। घातक अग्नि विष बैंगनी क्रिस्टल द्वारा सीधे अवशोषित कर लिए गए, जिससे शुद्धतम अग्नि तत्वीय नामात्र ऊर्जा शेष रह गई। ये यून की नसों पर बार बार हथौड़ा पड़ने जैसा दबाव पड़ रहा था। हालांकि वह पहले लगी गंभीर चोटों से उबर चुका था, फिर भी उसकी नसों में कुछ छिपे हुए घाव रह गए थे। उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए धीरे धीरे पोषण की आवश्यकता थी, लेकिन अब पृथ्वी अग्नि के प्रभाव से उसकी नसों के सभी छिपे हुए घाव ठीक हो गए। इस समय उसकी नसें ऐसी थीं मानो अशुद्धियों से पूरी तरह शुद्ध कांच हों। जैसे जैसे उसकी नसें क्रिस्टलीय होती गईं, छिपे हुए घाव गायब होते गए। इसके अलावा वे और भी अधिक मजबूत होती गईं। एक ऐसी अग्नि तत्वीय इच्छाशक्ति जो संसार के जन्म के समय प्रकट हुई, ये यून के मन में समा गई। क्षण भर में उसे ऐसा लगा मानो वह एक अत्यंत ठंडे गैसीय पिंड में डूब गया हो। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके शरीर के अंदरूनी अंग बेहद गर्म थे, लेकिन उसका बाहरी शरीर बेहद ठंडा था। इस घोर विरोधाभास को सहन करना कठिन था, और इस क्षण ऐसा लगा मानो उसका दांतियन अब ऐसी ज्वाला को सहन नहीं कर सकता था। गैसीय पिंड अचानक सिकुड़ गया और फिर फट गया। अत्यधिक ठंड से अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुई और विस्फोट के बाद इसने हर जगह आग के बादल को ढक दिया। ये यून को अपनी आंखों के सामने एक सफेद रोशनी की चमक महसूस हुई और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। वह था, ये संभवतः अग्नि बादल राज्य की पहली उत्पत्ति का एक दृश्य था। पृथ्वी की अग्नि की यह आत्मा शुरुआत से ही अत्यधिक शीतकाल में जन्मी अत्यधिक ताप की वह किरण थी। अति यिन से यांग का जन्म होता है, अति यांग से यिन का जन्म होता है। ये यून को पहले का दृश्य याद आया और उसे तुरंत परी काले बांस की याद आ गई। फेरी ब्लैक बैम्बू ने स्पष्ट रूप से अग्नि तत्व के नियमों का अभ्यास किया था, लेकिन उसकी आभा बर्फीली ठंडी थी। ये यून का शरीर शुद्ध यांग था, इसलिए वह अत्यधिक यांग था, लेकिन जब उसने महान महारानी हृदय सूत्र में लिन शिंटोंग के साथ संयुक्त साधना की, तो लिन शिंटोंग ने उसे अत्यधिक यिन ऊर्जा प्रदान की। शुद्ध यिन और यांग के मिश्रण और संयोजन से वे एक दूसरे के पूरक बन गए। ये यून को लगा कि उसने अभी जो दृश्य देखा उससे उसे अग्नि तत्व के नियमों का एक और पहलू समझने में मदद मिली। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अग्नि की एक छोटी सी लौ को अवशोषित करने से न केवल उसकी नाड़ियां ठीक हो गईं, बल्कि उसे अग्नि तत्व के नियमों की नई समझ भी प्राप्त हुई, जिससे ये यून चकित रह गया। पृथ्वी अग्नि की आत्मा वास्तव में असाधारण थी। अध्याय 799 युआन ओपनिंग परफेक्शन। अपने शुद्ध यांग शरीर और बैंगनी क्रिस्टल की सहायता से ये यून ने अत्यंत तीव्र गति से आग की छोटी सी लपट को अवशोषित कर लिया। ये भी कहा जा सकता है कि यांग जिशान द्वारा परिष्कृत की गई थोड़ी सी अग्नि भी उसके अवशोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी। पृथ्वी की अग्नि में मौजूद सारी ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद भी ये यून को संतुष्टि नहीं मिली। उसने तुरंत ही अपनी निगाहें लावा के तालाब के बीचों बीच चुपचाप जल रही सफेद लौ पर डाली। पृथ्वी की अग्नि की आत्मा। इससे पहले ये यून ने देखा था कि कैसे अन्य लोग अग्नि की खुदाई कर रहे थे, इसलिए अब उसके लिए भी अग्नि की खुदाई करने का समय आ गया था। ये यून ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। उसकी युवांची ने हवा में एक पंजा बनाया और उससे आग की एक छोटी सी लपट निकली। आमतौर पर जब युवांची पृथ्वी अग्नि की आत्मा के पास पहुंचती है तो उसे एक भयानक ऊर्जा प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल की सहायता से ये यून अपनी युवांची के पंजे को अत्यंत सटीकता से नियंत्रित करने में सक्षम था। ये यून के लिए अग्नि का खनन करना अत्यंत सरल था। उसने जो पृथ्वी अग्नि का खनन किया वह यांग जिशान द्वारा पहले खनन की गई अग्नि से कहीं अधिक विशाल थी। अन्य लोग आमतौर पर केवल एक छोटी सी चिंगारी का खनन करते थे, लेकिन ये यून ने जो खनन किया वह छोटी उंगली के आकार की अग्नि की लपट थी। दरअसल ये यून की सहनशक्ति इससे कहीं अधिक थी, लेकिन भोजन करते समय धीरे धीरे चबाना जरूरी था। उसे एक साथ बहुत सारा खाना निगलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पाचन में कठिनाई हो सकती थी। हालांकि आग की इस छोटी सी लपट को देखकर कई लोग स्तब्ध रह गए। क्या वह सचमुच पृथ्वी की अग्नि की इतनी शक्तिशाली लपट को निगल सकता था? इससे पहले कि वे और कुछ सोच पाते, ये यून ने अपना मुंह खोला और सीधे पृथ्वी की अग्नि को निगल लिया। बिना रुके ये यून ने अपनी पहली पृथ्वी अग्नि को अवशोषित करने के तुरंत बाद दूसरी पृथ्वी अग्नि को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये देखकर कई लोग चौंक गए। उसने इसे यूं ही निगल लिया। ये तो बहुत आसान लग रहा था, मानो वह मूंगफली खा रहा हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह यांग जिशान से पृथ्वी अग्नि छीन सका। देखने से ही लगता है कि इस युवक की अग्नि तत्व संबंधी विद्याओं के प्रति संवेदनशीलता दूसरों से कहीं अधिक है। बूम बूम बूम। ये यून को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर में लावा उबल रहा हो। उबलती हुई ऊष्मा की लहरें उसके शरीर के हर कोने पर प्रहार कर रही थीं, जिससे उसकी हड्डियां और नसें बार बार कठोर हो रही थीं। ये यून के शरीर के हर रोम से उबलती हुई भाप निकल रही थी और वह उसके चारों ओर लिपट रही थी। यदि पर्याप्त शक्तिहीन योद्धा ये यून के बगल में खड़ा होता तो वह भाप से पल भर में ही वाष्पीकृत हो जाता। उसका मांस और हड्डियां उड़ती हुई राख में तब्दील हो जाती। लाल धुंध के बीच ये यून ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। उनकी त्वचा से लालिमा झलक रही थी और उनकी नसें और रक्त वाहिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। इसके अलावा ये यून की नसों में रक्त का प्रवाह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। धातु को तौलने की प्रक्रिया के दौरान एक लोहार धातु के टुकड़े पर सैकड़ों बार प्रहार करता है, जिससे चारों ओर चिंगारियां फैल जाती हैं, और इसी प्रक्रिया से लाल गर्म धातु के टुकड़े से धीरे धीरे एक शानदार तलवार उभरती है। अब ये यून एक ऐसी धातु की तरह था जिसे तराशा जा रहा था। उसकी नसें और भी मजबूत होती जा रही थीं और जैसे जैसे उसके रक्त और शरीर की अशुद्धियां धुंध के साथ बाहर निकलती जा रही थी, ये यून को अपनी युवांची और भी शुद्ध होती हुई महसूस हो रही थी। सांस छोड़े, सांस लें। आसपास की युवांची ऊर्जा लगातार ये यून के शरीर में प्रवाहित हो रही थी और पृथ्वी की अग्नि द्वारा उसका और अधिक शुद्धिकरण हो रहा था। बैंगनी क्रिस्टल भी ये यून को ऊर्जा अवशोषित करने में मदद कर रहा था।
एक साधारण योद्धा पृथ्वी की अग्नि की ऊर्जा का लगभग 50% ही अवशोषित कर सकता था, लेकिन ये यून अग्नि के विषयों को भी ऊर्जा में परिवर्तित करके उन्हें पूरी तरह अवशोषित कर सकता था। ये यून ने ज्वालाओं के इस छोटे से समूह का एक भी अंश व्यर्थ नहीं जाने दिया। ये यून की सांसें धीरे धीरे धीमी होती गईं और हर सांस लेना किसी वेल के हवा अंदर खींचने जैसा था। वह अत्यधिक मात्रा में युआनची ग्रहण कर सकता था। उसकी हड्डियां भी कांच की तरह पारदर्शी हो गईं, जिससे एक अर्धपारदर्शी क्रिस्टलीय बनावट दिखाई देने लगी। आसपास की युआनची ऊर्जा ये यून द्वारा अवशोषित हो गई, जिससे वहां एक निर्वात उत्पन्न हो गया। यहां तक कि लावा तालाब में मौजूद अग्निविष भी ये यून द्वारा अवशोषित किए जा रहे थे। धमाका। ये यून के शरीर के अंदर ऐसा लग रहा था मानो कोई उग्र नदी गरज रही हो और बिजली की तरह शोर मचा रही हो। मान दाओ और यून कियाओ दोनों ने शोर सुना। उन्होंने आंखें खोली और आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, और अंत में उन्हें ये यून के शरीर के चारों ओर लाल धुंध मंडराती हुई दिखाई दी। इसके अलावा धुंध चक्रवात की तरह लगातार घूम रही थी। ये यून तो मानो तूफान के केंद्र में था। चक्रवात इतना तीव्र होता गया कि अग्नि आत्मा महल के अन्य कोनों से भी युआनची ऊर्जा ये यून द्वारा अवशोषित कर ली गई। पृथ्वी अग्नि हॉल के वे शिष्य जो कुछ समय के लिए दूर खड़े थे, पृथ्वी अग्नि को अवशोषित करने के बावजूद आश्चर्य से अपनी आंखें खोल बैठे। फिर उन्होंने अत्यंत स्तब्ध भावों के साथ ही यून की ओर देखा। वह क्या कर रहा था? ये चक्रवात देखते ही देखते दर्जनों फीट ऊंचा हो गया। यदि चक्रवात जल सतह पर होता तो वह बड़ी मात्रा में पानी सोखकर एक स्तंभ का आकार ले लेता, जिसे जलस्तंभ कहा जाता था। और अब मैग्मा तालाब के ऊपर चक्रवात के कारण ये बड़ी मात्रा में मैग्मा को सोख रहा था, जिससे एक मोटा मैग्मा स्तंभ बन रहा था। यह देखने में बिल्कुल चौंकाने वाला था। इस क्षण यून कियाओ एर ने धीमी आवाज में कहा, पृथ्वी अग्नि की आत्मा। ये सबने देखा। तेजी से घूमती हुई धुंध धीरे धीरे पृथ्वी अग्नि की आत्मा की ओर बढ़ रही थी और पृथ्वी अग्नि की आत्मा से निकलने वाली अग्नि की चिंगारियां लगातार धुंध में समाहित हो रही थी। ये यून का शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था। ये लगातार ऊर्जा सोखता रहता था, मानो यह एक ऐसा पिघलने वाला बर्तन हो जो पृथ्वी की अग्नि को और भी अधिक अवशोषित कर सकता हो। बूम बूम बूम। पृथ्वी अग्नि हॉल के अन्य शिष्यों ने भी ये यून के शरीर से आने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी। अचानक एक तेज चीख के साथ उमड़ते बादल छट गए और एक सुनहरी चमकती आकृति उड़कर बाहर निकली। उसने अपने पंख फैला दिए, मानो वह आकाश को ढक रही हो। यह एक 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा था, और सुनहरे कौवे के नीचे से एक नवजात कौवा नीचे से उड़कर आया। उसके 9 सिर समय समय पर लाल धुंध में बेहद आश्चर्यजनक ढंग से दिखाई देते थे। दोनों एस्पेक्ट टोटेम को भी टैंपर किया जा रहा था। एस्पेक्ट टोटेम का दिखना क्षणिक था और अचानक सारा लाल कोहरा गायब हो गया। ये यून संतुष्टि भरे भाव से खड़ा हुआ। पहले की तुलना में उसकी त्वचा कहीं अधिक कोमल थी। उसके पूरे व्यक्तित्व में सामंजस्य और पूर्णता का भाव व्याप्त था। मैन दाओ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए आश्चर्य से ये यून की ओर देखा। जूनियर ब्रदर ये यून, आप पहले ही युआन ओपनिंग की पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। आप लगभग स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यून कियाओ एर ने आश्चर्य और ईर्ष्या दोनों से अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। छोटे भाई ये यून, आपने सिर्फ एक बार पृथ्वी की अग्नि को अवशोषित किया और आप में इतना सुधार आ गया। युआन ओपनिंग स्तर पर हर कदम आसान नहीं था। पहले वे यून के साधना स्तर को महसूस कर सकते थे, और यद्यपि वह युआन ओपनिंग स्तर के अंतिम चरण में था जो पूर्णता के करीब था, फिर भी अंतिम कदम उठाने के लिए लंबे समय तक साधना की आवश्यकता थी। लेकिन अब तक ये यून ने अग्नि आत्मा महल में केवल एक बार ही अग्नि का खनन किया था और पृथ्वी की अग्नि को अवशोषित करने की प्रक्रिया के दौरान पूर्णता प्राप्त कर ली थी। और पहले से दिखाई देने वाली घटना से यह स्पष्ट था कि ये यून की युआन ओपनिंग की पूर्णता असाधारण थी। यह एक सच्ची पूर्णता थी जिसमें एक भी दोष नहीं था। इससे लोगों को उनमें दोषरहितता और पूर्णता का एहसास हुआ। ये सचमुच। मान दाओ के चेहरे पर भाव थे मानो वह अपनी भावनाओं को एक वाक्य में व्यक्त नहीं कर पा रहे हों। वह अग्नि आत्मा महल में कई बार आ चुके थे, और यद्यपि उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी, उन्होंने कभी भी यून जैसा अनुभव नहीं किया था, केवल पृथ्वी अग्नि का उपयोग करके एक ही बार में अगले स्तर तक पहुंच जाना। दूसरों से तुलना करना सचमुच बहुत निराशाजनक है। मान दाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। वह स्वभाव से ईमानदार और सच्चा था, लेकिन उसमें बहुत अहंकार भी था। हालांकि ये यून के सामने वह पूरी तरह से प्रशंसनीय भाव रखता था। छोटे भाई ये यून, आपको छोटा भाई कहने में मुझे पहले से ही शर्म आ रही है। यून कियाओ ने चमकती आंखों से ये यून की ओर देखा। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं पहले से ही युआन ओपनिंग पूर्णता के दायरे से ज्यादा दूर नहीं था, और जाहिर तौर पर मैं पृथ्वी की अग्नि को अवशोषित करने में काफी कुशल हूं, इसलिए मैं एक ही झटके में उस स्तर को पार करने में कामयाब रहा। ये यून ने अपने शरीर की जांच की। अंतरिक्षीय तूफानों के कारण जो नालियां टूट गई थी, वे न केवल पूरी तरह से ठीक हो गई थी, बल्कि क्रिस्टल की तरह साफ भी हो गई थी। ये यून को यह नहीं पता था कि वह कितना शक्तिशाली हो गया है, और वास्तव में वह अपनी असली ताकत का परीक्षण करने के लिए किसी से वास्तविक युद्ध में लड़ने के लिए उत्सुक था। अध्याय 800 काले बांध से मुलाकात। अपनी इस सफलता की प्रक्रिया के दौरान ये यून ने पृथ्वी की अग्नि की आत्मा को अवशोषित करने में केवल 2 घंटे का समय बिताया, लेकिन उसने जितनी पृथ्वी की अग्नि अवशोषित की, वह अन्य लोगों द्वारा महीनों में अवशोषित की गई कुल मात्रा से कहीं अधिक थी। इसके अलावा जिस क्षण उसने सफलता प्राप्त की, पृथ्वी अग्नि की आत्मा के चारों ओर उत्पन्न चक्रवात के कारण ये यून ने बड़ी मात्रा में पृथ्वी अग्नि ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इसलिए उसे उस दिन अग्नि अन्वेषण जारी रखने की आवश्यकता नहीं थी। ये पृथ्वी अग्नि की आत्मा वाकई रहस्यमय है। निचले लोक की तुलना में 12 दिव्य स्वर्गों में अनगिनत रहस्यमय भूमि है। केवल अग्नि बादल अवस्था में ही असंख्य अवसर मौजूद हैं जो मेरे वर्तमान लोक के लिए बहुत लाभकारी हैं। ये यून पृथ्वी अग्नि की आत्मा के साथ साथ विशाल जगत के जन्म के दृश्य का अनुभव करने में सक्षम था, लेकिन वह घने कोहरे के कारण स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था।
हालांकि उन्हें यह आभास हुआ कि उन्होंने अग्नि तत्व के नियमों में पहले ही एक आधार बना लिया है। योद्धाओं के साधना स्तर में वृद्धि होने के साथ ही नियमों को समझने की उनकी गति भी तेज हो गई। बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति और शुद्ध यांग नियमों की साधना के बल पर ये युन ने अग्नि तत्व नियमों की साधना अत्यंत तीव्र गति से की। मान दाओ और युन कियाओ एर का भी अवशोषण कार्य पूरा हो चुका था। उनकी नियमशास्त्रीय समझ सीमित थी, इसलिए वे एक बार में बहुत अधिक पृथ्वी अग्नि का अवशोषण करने में असमर्थ थे। क्या तुम भी जाने की योजना बना रहे हो? ये युन ने पूछा। जी हाँ, अगली बार जब छोटे भाई ये युन आने की योजना बनाए तो हमें भी साथ बुलाना याद रखना। युन कियाओ ने जल्दी से कहा। अगर वह ये युन के साथ आती तो उसे बहिष्कृत किए जाने या धमकाए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि फेरी ब्लैक बैम्बू की अर्थ फायर हॉल में स्थिति कमजोर थी, लेकिन कोई भी इतने शक्तिशाली व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता था। शक्तिशाली लोग ही बदले में दूसरों को परेशान कर सकते थे, तो भला कौन इतना मूर्ख होगा कि अपमानित होने के लिए आगे आए। चलदर फायर स्पिरिट पैलेस से निकलने के बाद ये युन ने महसूस किया कि जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला उस पर टिकी निगाहें गायब हो गईं। विशालकाय स्पिरिट मास्टिफ प्रवेश द्वार पर अभी भी बेसुध पड़ा था। अदृश्य आंख के गायब होते ही ये युन ने स्पिरिट मास्टिफ पर एक नजर डाली। उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। इसे देखने की जरूरत नहीं है, भगवान मुआओ लाखों वर्षों से अग्नि आत्मा महल में पहरा दे रहे हैं। इससे पहले किसी ने भी इसे आंखें खोलते नहीं देखा है। मान दाओ ने कहा। इस क्षण वह हिचकिचाते हुए बोला, मास्टर ब्लैक बैम्बू को पता है कि हम बाहर आ गए हैं। वह हमें अपने यहाँ बुलाना चाहती है। युन कियाओ एर तुरंत बेचैन हो गई। हम गुरुजी हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? जब से ये यूनर्थ फायर हॉल में आया था उसने फेरी ब्लैक बैम्बू को दोबारा नहीं देखा था। उसे अचानक बुलाए जाने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। परी काली बांस का महल पहाड़ की ढलान पर स्थित था, जो एक विशाल शिखर पर बना था और ऐसा प्रतीत होता था मानो बांस आसमान को छू रहा हो। दूर से देखने पर बादल इसे घेरे रहते थे, जिससे इसका रूप बेहद तीखा लगता था। ये कुछ हद तक परी काली बांस के ठंडे स्वभाव से मिलता जुलता था। 3 इन्फर्नो गोल्ड कोंडोर बांस से घिरे महल के सामने उतरे। महल भी बांस से बना था। एक नजर में ही ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन में अनगिनत हरी तलवारें धसी हुई हो। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, मान दाओ ने कहा। यह मेरा पहला अनुभव है, ये युन ने कहा। मैं भी। गुरुजी अपने शिष्यों को बहुत कम बुलाती हैं। युन कियाओ एर थोड़ी डरी हुई थी। परी काली बांस के बारे में उसकी धारणा केवल उसकी परीक्षा तक ही सीमित थी। उस समय उसे काफी कष्ट सहना पड़ा था। तीनों लोग महल के सामने आए और देखते ही देखते एक मानवाकार बांस का जोड़, जिसकी ऊंचाई एक इंसान की हथेली के बराबर थी, बाहर निकला। उसका शरीर बांस का था और सिर बांस के पत्ते का, लेकिन उसने शालीन कपड़े पहने हुए थे। तीनों के सामने आकर उसने मेरे साथ आओ का इशारा किया और फिर मुड़कर अंदर चला गया। ये देखकर ये युन काफी हैरान रह गई। हालांकि युन कियाओ एर और मान दाओ को इसकी आदत सी हो गई थी। स्पष्ट था कि पूरी तरह से रूपांतरित न हुए ऐसे छोटे परियों का दिखना 10,000 परियों के स्वर्ग में आम बात थी। बांसों का वह व्यक्ति उन्हें महल के अंदर से ले गया। रास्ते में उन्हें आंगन में लगे कई काले बांस दिखाई दिए। जब ये युन और उसके साथी उनके पास से गुजरे तो वे हवा के साथ हिलने लगे और उनकी पत्तियां सरसराने लगी, मानो वे युन और उसके साथियों का अभिवादन कर रहे हों। ये युन मन ही मन आश्चर्यचकित थी। इन बांसों में स्पष्ट रूप से एक आत्मा समाई हुई थी। संभवतः ये वही बांस थे जो परी काली बांस के आसपास उगे थे जब उसने अपनी आध्यात्मिक साधना प्राप्त की थी और जिन्हें वह यहाँ लेकर आई थी। बांस का वह व्यक्ति उन्हें एक मंडप तक ले जाने के बाद चला गया, जहां परी काली बांस उनका इंतजार कर रही थी। तीनों ने सलाम किया और कहा, प्रभु को नमस्कार। ऐसी व्यर्थ की औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। यहाँ मेरे कोई नियम नहीं है, फेरी ब्लैक बैम्बू ने कहा। मंडप के भीतरी भाग में बांस की चटाइयां बिछी हुई थीं और उस पर लकड़ी का किन रखा हुआ था। परी काली बांस की चटाई पर किन के सामने बैठी थी। क्या आप सभी अभी अभी अग्नि आत्मा महल में आग की खुदाई करने गए थे? ये युन और उसके साथियों के बैठने के बाद परी काली बांस ने ये युन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। युन कियाओ एर और मान दाओ ने एक दूसरे की आंखों में देखा और स्तब्ध रह गए। क्या उनकी गुरु को पहले से ही सब पता था? क्या उन्हें उन घटनाओं की जानकारी थी? ये युन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसे याद आया कि अग्नि आत्मा महल में प्रवेश करते या निकलते समय वहां हमेशा एक आंख मौजूद रहती थी, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि परी काली बांस को वहां की घटनाओं की जानकारी थी। वह आंख संभवतः अग्नि आत्मा महल की रक्षा करने वाली कोई शक्ति थी। परी काली बांस ने ये युन को गहरी अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अग्नि आत्मा महल के मंदिर के आत्मा ने सूचित किया। यांग जिशान पहले से ही स्वर्ग आरोहण स्तर पर है, फिर भी तुम उससे पृथ्वी अग्नि छीनने में सक्षम हो। इसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। बाद में पृथ्वी अग्नि को अवशोषित करना और स्वयं को युवान उद्घाटन पूर्णता स्तर तक पहुंचाना और भी बेहतर था। फेरी ब्लैक बैम्बू का स्वभाव ठंडा था, इसलिए ये युन की बार बार प्रशंसा करना इस बात का संकेत था कि वह उसके प्रदर्शन से कितनी प्रसन्न थी। अपनी साधना के स्तर को बढ़ाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एल्डर हेवन स्कॉर्पियो के अहंकार को परास्त कर पाना फेरी ब्लैक बैम्बू को काफी प्रसन्नता प्रदान करता था। उदासीन और एकांतप्रिय स्वभाव होने के बावजूद फेरी ब्लैक बैम्बू को वर्षों से दमन का अनुभव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आखिरकार परी काली बांस ने पृथ्वी अग्नि हॉल में अपेक्षाकृत थोड़े समय के लिए ही प्रवेश किया था, जिसके कारण उनके शिष्यों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता था। इस बार बाजी पलटना उनके लिए वाकई उल्लेखनीय था। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? फेरी ब्लैक बैम्बू ने कहा। अग्नि बादल अवस्था में शिष्यों के बीच प्रतियोगिता न केवल अनुमत थी, बल्कि उन्हें उनके गुरुओं द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता था। बेशक ये तभी संभव था जब वे जीतते। हारने पर न केवल कोई पुरस्कार नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें दंडित भी किया जा सकता था।
उदाहरण के लिए यांग जिशान की पृथ्वी अग्नि यीयुन ने छीन ली थी और उन्हें आध्यात्मिक चोट लगी थी। इसके लिए एल्डर हेवन स्कॉर्पियो ने न केवल उनका साथ नहीं दिया बल्कि यांग जिशान को दंडित भी किया। ये लुओ वंश की परंपरा थी। परी काली बांस द्वारा इनाम का सुझाव सुनकर मानदाओ और यून कियाओ एर ने यीयुन को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा, खासकर मानदाओ ने। वह कई वर्षों से पृथ्वी अग्नि हॉल में था, इसलिए वह जानता था कि परी काली बांस अपने शिष्यों की सराहना बहुत कम ही करती है। इसके अलावा यीयुन को यहाँ आए हुए 2 महीने से भी कम समय हुआ था। परी काली बांस पृथ्वी अग्नि हॉल की एक वरिष्ठ सदस्य थी, इसलिए उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। वे जो कुछ भी देती थी शिष्यों के लिए पर्याप्त होता था। खेती की तकनीक, औषधियां, हथियार। तुम्हें क्या चाहिए, बस बता दो, परी काली बांस ने कहा। यीयुन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, गुरुजी, आपको पता होना चाहिए कि यह शिष्य निचले स्तर से आया है। अग्नि बादल अवस्था में आने और अस्थायी रूप से स्थिर हो जाने के बावजूद एक बात है जो इस शिष्य के मन में लगातार बनी रहती है। ओह, क्या बात है? फेरी ब्लैक बैम्बू ने धीरे से पूछा। अभी भी वह पहले की तरह ही ताजगी और फुर्तीली थी। ये शिष्य 10,000 परियों के स्वर्ग की ओर जाते हुए 100 प्रेतों के ब्लैक होल के पास से गुजरा और संयोगवश एक अंतरिक्षीय तूफान की चपेट में आ गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। बाद में इस शिष्य को स्वर्ग अग्नि हॉल की शिष्या मिस लुओ फैंगलिंग के स्पिरिट क्रूजर द्वारा बचाया गया। लेकिन वास्तव में जब ये शिष्य तूफान में बह गया था तब उसके साथ एक और लड़की थी जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।